Hello everyone and good evening. Welcome back to our second episode. जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा पहला एपिसोड जो था जो कि कोविड-19 और डायबिटीज पे था. अगर बाय एनी चांस किसी ने अगर वो एपिसोड नहीं देख पाए या मिस हो गया है तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं. और आज का जो एपिसोड है वो डायबिटीज और हार्ट पे है. जैसा कि हम जानते हैं अगर डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है तो हमारे सारे ही ऑर्गन्स पे उसका नेगेटिव इफेक्ट हो जाता है. तो पर्टिकुलरली आज हम बात करेंगे डायबिटीज और हार्ट के बारे में. बिना किसी देरी के मैं हमारे जो गेस्ट स्पीकर है उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी जो है डॉक्टर अमित सांघवी सर. आई वेलकम यू सर. ही इज एन इंटरवेंशनल cardiologist. He's practicing since 13 years and he has been awarded in the subject of science in the final MBBS and he has various publications and presentations in his name. So once again a warm welcome sir. एंड हमारे जो सेकंड स्पीकर है वो है डॉक्टर प्रदीप गाडगे सर जिन्हें हम सभी जानते हैं. आई वुड लाइक कि सर हमें आज के एपिसोड के बारे में भी थोड़ा कुछ बताएं और आज का एपिसोड स्टार्ट करें. ओवर टू यू सर. थैंक यू काजल. जैसे प्रैक्टिस के वक्त एक लिमिटेड टाइम मिलता है पेशेंट्स के साथ, तो ये इंटरेक्टिव सेशन में पेशेंट्स को एजुकेशन भी ज्यादा मिलता है और अलग अलग क्वेश्चंस जो अलग पेशेंट्स से आते हैं उसके वजह से हमें भी अच्छा नॉलेज मिलता है और पेशेंट्स को भी एक अपडेशन मिलता है. सो आई थॉट विद दिस वी हैव कम टू द सेकंड एपिसोड. पहला एपिसोड हमारा कोविड पे हुआ था. इनफैक्ट वो इतना लेंदन हो गया था कि हमको एक्चुअली कोविड पर 2 एपिसोड करने पड़े थे. तो अभी आज हम डायबिटीज एंड हार्ट पर बात करेंगे. डायबिटीज एंड हार्ट अगर आप देखें तो ज्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स को हार्ट इन्वॉल्वमेंट ओवर द इयर्स होता है और ज्यादातर पेशेंट्स को उसी की वजह से कॉम्प्लिकेशंस या डेथ वगैरह होने के चांसेस होते हैं. अभी हार्ट प्रॉब्लम्स जब हम कहते हैं तो हमको सिर्फ हार्ट अटैक नजर आता है. लोगों को लगता है मायोकार्डियल इन्फार्क्ट, मतलब जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं, यही हार्ट प्रॉब्लम्स है. लेकिन ऐसा नहीं होता. हार्ट प्रॉब्लम बहुत विविध प्रकार के होते हैं जिसमें हार्ट अटैक हो सकता है, जिसमें वाल्व के प्रॉब्लम हो सकते हैं. हार्ट में जो वाल्व होते हैं उसके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. हार्ट का रिदम खराब होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको एरिथमिया कहते हैं वो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. और बहुत से इतर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जैसे कार्डियोमायोपैथी जिसमें मसल्स वीक हो जाते हैं, कुछ इन्फेक्शंस हो जाते हैं जिसको मायोकार्डाइटिस वगैरह कहते हैं. और ऐसे विविध प्रकार के हार्ट के बीमारियां हो सकती हैं. हार्ट अटैक तो एक छोटा सा एस्पेक्ट है और डायबिटिक पेशेंट में बहुत ही कॉमनली देखा जाता है ऐसा प्रॉब्लम है हार्ट फेलियर. हार्ट फेलियर के बारे में भी बहुत कम बोला जाता है और बहुत ही इग्नोर्ड प्रॉब्लम है. और अगर आप देखें तो हर 10 डायबिटिक पेशेंट लोग इसमें से 3 डायबिटिक पेशेंट को हार्ट फेलियर होता है. तो हम आज इसी सारी चीजों पर डॉक्टर अमित सांघवी जी से चर्चा करेंगे. एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा उनको और उसके बाद में तब तक आई थिंक अटेंडीज है उनके भी क्वेश्चंस आने लग जाएंगे और फिर हम उनके क्वेश्चंस लेना शुरू कर देंगे. तो अमित सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि डायबिटीज, मधुमेह दिल को किस प्रकार से खराब करता है, किस प्रकार से अफेक्ट करता है? आई थिंक ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है. तो जो जैसे आपने पहले ही एक्चुअली आपने आपके इंट्रोडक्शन में पहले ही बता चुके हैं आपकी डायबिटीज या मधुमेह है ये हार्ट को किस किस बीमारी से किस किस तरह अफेक्ट कर सकता है. जो सबसे इम्पॉर्टेंट भी है और जो सबसे कॉमन है वो है ब्लॉकेजेस. जैसे कि हमें मालूम है कि हार्ट का काम है कि पूरे जो अपने सब ऑर्गन्स हैं, जो सब इंद्रियां हैं, उनको खून पहुंचाने का काम हार्ट करता है. क्योंकि जब तक हार्ट पंप नहीं करेगा ब्लड तब तक वो ब्लड आगे नहीं जाएगा. तो वो सबसे इम्पोर्टेंट काम हार्ट करता है. वैसे ही हार्ट के न्यूट्रिशन, हार्ट को खाना पीना भी अपना खून ही पहुंचाता है. तो हार्ट के भी ब्लड वेसल्स होते हैं जो हार्ट को न्यूट्रिशन देते हैं और इन ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेजेस आ सकते हैं. उसके वजह से हमें 2 या 3 प्रकार के तकलीफ हो सकती है. पहला ये है कि उससे अक्यूट हार्ट अटैक आ सकता है जिसको हम लोग अक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो हमारे मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं. सो हार्ट अटैक आ सकता है. हार्ट अटैक आए तो उससे जान को खतरा हो सकता है और ऑफ कोर्स इमीडिएटली हॉस्पिटल एडमिशन और उसकी जो भी ट्रीटमेंट है आगे जैसे कि थ्रोम्बोलिसिस या फिर इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी ये सब लग सकता है. सो ये पहला है कि हार्ट के ब्लॉकेजेस की वजह से अक्यूटली यानी
अचानक से वो ब्लॉकेज में दरार आ जाती है, वो दरार आने की वजह से वहाँ खून की गुठलियां जम जाती है, उससे अपने को हार्ट अटैक आता है। तो ये पहला है। दूसरा है कि कभी कभी कितने पेशेंट्स में ये हार्ट अटैक नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, और जो हार्ट के जो ब्लॉकेजेस बढ़ने की वजह से जो खून ब्लॉकेज एक क्रिटिकल लेवल जिसको हम लोग यूज हो सकते हैं, तो ये अक्यूट हार्ट अटैक नहीं है, लेकिन ब्लॉकेजेस की वजह से खून कम पहुंचने की वजह से जो हृदय की क्षमता है वो कम हो जाती है। अगेन इसका ट्रीटमेंट फाइनली एंजियोग्राफी वगैरह है, बट ठीक है, वो बाद में डिस्कस कर सकते हैं। ये पहला है कि वो हार्ट के नसों को में ब्लॉकेजेस कर सकता है, और उस ब्लॉकेजेस की वजह से हमें आइदर हार्ट अटैक आ सकता है या फिर हृदय की क्षमता कम हो सकती है और हमें उसकी ट्रीटमेंट लग सकती है। दूसरा जो प्रॉब्लम जो डायबिटीज या जो मधुमेह है वो हार्ट को अफेक्ट करता है, वो हार्ट के मसल को अफेक्ट कर सकता है। उसके वजह से जैसे सर ने पहले ही बताया था इंट्रोडक्शन में कि कार्डियोमायोपैथी करके एक बीमारी होती है, जिसमें हार्ट की मसल की क्षमता कम होने की वजह से हार्ट का जो पंपिंग कैपेसिटी है, ब्लड पंप करने की कैपेसिटी है, वो कम हो जाती है। उसके वजह से फिर हार्ट में ब्लड ज्यादा रहने लगता है, हार्ट का प्रेशर बढ़ जाता है, उसके वजह से हमें सब तरह के सिम्टम्स आते हैं, जिसको हम लोग हार्ट फेलियर बोलते हैं। तो वो हार्ट फेलियर के सिम्टम्स क्या होते हैं? पैर में सूजन आना, बहुत ज्यादा सांस फूलना, लेटने पे सांस ज्यादा फूलना, उठ के बैठना। रात को सो जाते हैं तो 2-3 घंटे में उठ के बैठना पड़ता है, क्योंकि तब तक लंग्स में पानी भरना चालू हो जाता है, क्योंकि हार्ट जिस क्षमता से काम करना चाहिए उतनी क्षमता से वो काम नहीं कर पाता है। तो उसके वजह से हमें हार्ट फेलियर के सिम्टम्स होते हैं। तो पहला है कि वो ब्लॉकेजेस कर सकता है, दूसरा है कि हार्ट की जो मसल्स है वो वीक करके हार्ट की क्षमता कम कर सकता है। तीसरा है, जैसे ही सर ने बताया पहले, कि एरिथमियास। सो इट वो हार्ट का जो रिदम होता है, नॉर्मली हार्ट का रिदम एक एक अपने जो हार्ट इज अ मूविंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी, राइट? सो इट इज नॉट स्टैंड स्टिल, वो चलता रहता है। अगर हार्ट बंद हो जाएगा तो अपनी जिंदगी की लाइन खत्म हो जाएगी। सो हार्ट को हमेशा चलते रहना है, और वो बेसिकली ये प्रोग्राम करने का मेन एम था कि ऐसे हमको सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स करने हैं जिसमें पेशेंट को अलग अलग टॉपिक पर एजुकेट करें और पेशेंट्स के अलग अलग क्वेश्चंस लें, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तब ब्लड पूरे अपने शरीर के बाकी सब ऑर्गन्स को पहुंचता है। तो ये एक सम्मेलन, जो सिंक्रोनाइज्ड वर्किंग ऑफ द अपर चेंबर एंड द लोअर चेंबर, ऊपर के कप्पे और नीचे के कप्पे एक सम्मेलन से काम करते हैं, और इसके वजह से हार्ट में एक रिदम होती है, एक नॉर्मल रिदम बोलते हैं हम लोग। कभी कभी जिसको बहुत सालों से ब्लड प्रेशर है, जिसको किडनी की तकलीफ है, या जिसको डायबिटीज है बहुत सालों से, या कितने लोगों को बहुत सारी ये सब चीजें साथ में होती है, तो इसके वजह से जो होता है, उसके वजह से हार्ट के जो कप्पे होते हैं, जो चेंबर्स होते हैं, उसमें इंटरनल स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, और उसके वजह से, उस डैमेज की वजह से एबनॉर्मल हार्ट रिदम, यानी जो रिदम है वो बिगड़ जाता है, जो सम्मेलन होता है वो बिगड़ जाता है, और उसके वजह से हार्ट रिदम चेंज हो जाता है। एक तरह का जो चेंज जो कॉमन दिखता है, जिसको हम लोग एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं, जो अपर चेंबर की एबनॉर्मल रिदम की वजह से होता है। और उसके वजह से क्या होता है कि अपर चेंबर है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, वो सिर्फ ऐसा शेक होता रहता है। उसकी वजह से वहां खून की गुठलियां जम सकती है, और उस जमने की वजह से वो गुठलियां अगर टूट के ब्रेन में चले गई तो हमको पैरालिटिक स्ट्रोक आ सकते हैं, और इसके लिए नई नई दवाइयां हैं जो हम लोग देते हैं। चौथा है कि हार्ट, हम लोग जब हार्ट बोलते हैं और डायबिटीज बोलते हैं, जैसे वो हार्ट के नसों को अफेक्ट करता है, वैसे ही डायबिटीज के वजह से पैर के नसें में या फिर ब्रेन के नसों में भी ब्लॉकेजेस आ सकते हैं। उसकी वजह से हमको स्ट्रोक हो सकता है, हमको पैर में खून कम पहुंचने की चालू हो सकता है, और हम जब भी चलते हैं तो पैर में बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है। इसको हम लोग मेडिकल टर्म में इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन बोलते हैं, और पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज बोलते हैं। तो ये एक्चुअली जो प्योर कार्डियक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कार्डियोवास्कुलर, जिसको हम बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज, तो उसके अंदर आता है। तो इस तरह से डायबिटीज जो है बहुत सारी चीजें कर सकता है। इन एडिशन टू ब्रेन प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, आई प्रॉब्लम, इट कैन अफेक्ट द हार्ट इन मल्टीपल वेज। थैंक यू सर। तो अभी एक क्वेश्चन आया है मिस्टर दीपक पंडित जी की ओर से। उन्होंने पूछा है कि डायबिटीज की दवाइयों के वजह से या फिर उनके दूसरे कोई भी दवाइयों के वजह से दिल पर साइड इफेक्ट हो सकता है क्या, हार्ट पर साइड इफेक्ट हो सकता है क्या, और अगर हो सकता है तो उसको उससे कैसे बचा जाए या उसको कैसे कम किया जाए?
आई थिंक हमें ये समझना चाहिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, जिसको हम लोग सब लाइफस्टाइल डिजीज बोलते हैं, उसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो कि लाइफस्टाइल चेंज करना है, खाने पीने में परहेज करना है, एक्सरसाइज करना है, अपनी लाइफ शैली है, जो जीवन शैली है, उसको बदलना है, वो पहला है। दूसरा है कि जो भी दवाइयाँ इन चीज़ों को कंट्रोल करने में हमें मदद देती है, वो दवाइयाँ हमें अपने डॉक्टर जिस तरह से सलाह देते हैं उस तरह से हमें उसको नियमित से खाना है। क्योंकि अगर वो नहीं खाते हैं हम दवाइयाँ और डायबिटीज बहुत बढ़ जाता है फॉर एग्जांपल, तो उसके वजह से कॉम्प्लिकेशंस होने के चांस ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि जनरली सब डायबिटीज की जो दवाइयाँ हैं, मोस्ट ऑफ द दवाइयाँ हैं वो यूजुअली सेफ होती हैं। जो डोज में आपको आपके डॉक्टर दे रहे हैं, वो डोज में वो दवाइयाँ सेफ होती हैं। कोई दवाइयाँ ऐसी बनी नहीं है, आप डायबिटीज की लो, ब्लड प्रेशर की लो या सीधे बुखार की लो, कोई भी दवाई ऐसे नहीं है जिसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते। लेकिन जो आपको डॉक्टर दवाई देते हैं, वो ये सब देख के ही देते हैं कि आपका प्रोफाइल कैसा है, आपके लिए कौन सी दवाइयाँ ज़्यादा सूट होगी, जिससे हम साइड इफेक्ट्स कम कर सकते हैं और आपका शुगर ज़्यादा अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके वजह से हमें जो भी दवाइयाँ दी है वो अब नियमित रूप से लेना है। हाँ, एक दो दवाइयाँ ऐसी होती है जिससे हार्ट का प्रेशर थोड़ा बढ़ सकता है, उसके वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। लेकिन जिनको हार्ट का तकलीफ है, उनको वो दवाइयाँ यूजुअली डॉक्टर्स नहीं देते हैं, और अगर देते हैं तो बहुत ही कम डोज में देते हैं। इनफैक्ट अभी जो सब नई दवाइयाँ आई हैं, जिसको हम लोग SGLT2 इनहिबिटर्स बोलते हैं या GLP-1 एनालॉग्स बोलते हैं, जो ना, ये एक्चुअली प्रदीप गाड़गे सर का फील है, बट ये जो दवाइयाँ आई हैं वो एक्चुअली अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, और उसके वजह से हार्ट फेल होने के चांसेस, आपके हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस, ये सब कम हो जाते हैं। इनफैक्ट दिस मेडिसिन, सम ऑफ दिस मेडिसिन आर एक्चुअली प्रोटेक्टिव टू द हार्ट, दे विल एक्चुअली प्रोटेक्ट योर हार्ट, आपके दिल को बचा के रखते हैं। थैंक यू सर। इसी में मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको जो भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आप चैट बॉक्स में डालिए, ताकि हमारे तक पहुंचे और हम उन क्वेश्चंस का आंसर करें। तो देखिए, जो आपका क्वेश्चंस था कि दवाइयों के वजह से दिल पर असर हो सकता है क्या, तो देखिए, दवाइयों की वजह से दिल पर कैसे असर हो सकता है पहले मैं आपको बताता हूँ। ऐसी कुछ दवाइयां जो क्लॉटिंग की टेंडेंसी आपकी बॉडी में बढ़ा दे, या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा दे, या फिर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा दे, या फिर आपके बॉडी में पानी की मात्रा बढ़ा दे, फ्लूइड रिटेंशन कर दे। तो अगर ऐसा कुछ करता है कोई दवाई, तो वो दवाई आपके हार्ट प्रॉब्लम का रिस्क बढ़ा सकता है। लेकिन ये सारे प्रॉब्लम्स रेगुलर डायबिटिक पेशेंट में नहीं होंगे, यंग डायबिटिक पेशेंट में। ये कॉम्प्लिकेटेड डायबिटिक पेशेंट्स में हो सकते हैं, जिनका दिल पहले ही बराबर से धड़क नहीं रहा है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, या फिर जिनको हार्ट फेलियर है, या फिर जिनको बहुत से दूसरे प्रॉब्लम्स है। अभी मैंने जैसे कहा कि ऐसी कुछ दवाइयों का साइड इफेक्ट हो सकता है जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। तो अभी आपने न्यूज में काफी सुना होगा, स्टीरॉयड जैसे कोविड में देते, या फिर बहुत सी बीमारियों में स्टीरॉयड्स देना पड़ता है, लाइफ सेविंग होता है कभी कभी। तो इन दवाइयों से कभी कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, बीपी बढ़ सकता है। तो इस प्रकार से इनडायरेक्टली वो दवाइयां हार्ट प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ा सकते हैं। अभी जैसे पेन किलर्स वगैरह होते हैं हार्ट फेलियर के पेशेंट में, जिनका हार्ट सही तरीके से पंप नहीं करता, वैसे पेशेंट्स में हार्ट बराबर पंप नहीं कर पा रहा है, बराबर। और अगर दिल आपका बराबर पंप नहीं कर पा रहा है, उसका मतलब बॉडी में जितना पानी है, जितना ब्लड में जितना पानी है, उतना ज्यादा हो रहा है हार्ट के लिए काम करने में। अभी अगर किसी तरह से ये पानी और ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा, हार्ट पर लोड आएगा और दिल बराबर से पंप नहीं कर पाएगा। तो आपको पता होगा कि जब हम नमक का डिब्बा बरसात के दिनों में खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उसमें पानी पकड़ लेता है, मतलब वो हाइग्रोस्कोपिक होता है। इसी प्रकार से अगर एक हार्ट का पेशेंट या हार्ट फेलियर का पेशेंट ज्यादा नमक खा रहे, अचार ज्यादा खा रहे, पापड़ ज्यादा खा रहे, प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खा रहे, सॉसेस ज्यादा खा रहे, तो नमक की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। पहले ही हम इंडियंस बहुत ज्यादा नमक खाते। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि 1.5 ग्राम के आसपास खाना चाहिए। पहले ही ऑन एन एवरेज इंडियंस 5 से 5.5 ग्राम नमक दिन में खा जाते। तो अगर उसमें ऐसा कुछ है जिससे फ्लूइड रिटेंशन होता है, मतलब नमक ज्यादा खाने से, या फिर पेन किलर जैसी दवाइयों से जिससे बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन हो सकता है। आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि आप जब भी एक पेन किलर की दवाई खाते हैं तो आपके बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन, आपको पैर में सूजन आ जाता है उस दिन, या फिर आपका चेहरा सूज जाता है, आंखों के आजू बाजू में सूजन आ जाती है।
सो ऐसी दवाइयों के वजह से इनडायरेक्टली हार्ट पर प्रॉब्लम हो सकता है। अब आपका जो क्वेश्चन था डायबिटीज की दवाइयों के वजह से ऐसा हो सकता है क्या? सो देखिए, रॉन्गली यूज करेंगे तो कभी कभी कोई कोई दवाई से ऐसा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता, क्योंकि रॉन्गली यूज यूजुअली एक डॉक्टर नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर आपको एक कोई XYZ दवाई दी है डॉक्टर ने, और आप अगर वही दवाई खाते रहते 4-4 5-5 साल, अब इस 4-5 साल में अगर आपके हार्ट का पंपिंग किसी दूसरे कारण से कम हो चुका है, तो वो जो गोली जो आपको 4 साल पहले 5 साल पहले दी थी, वो आज आपके लिए परफेक्ट नहीं है, वो आज आपके लिए हार्ट फेलियर या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। इसीलिए जरूरी है कि एटलीस्ट इंटरमीडिएटली डॉक्टर के साथ फॉलोअप कीजिए। अगर आपके डॉक्टर के साथ नहीं तो कम से कम एक फैमिली फिजिशियन के साथ फॉलोअप कीजिए। अब जैसे अमित सर ने बताया कि हार्ट की डायबिटीज की दवाइयों की वजह से हार्ट पर फायदा भी होता है, ये बहुत से लोगों को पता नहीं। इनफैक्ट अभी कुछ प्रकार के नई दवाइयां आई है, जैसे आप में से कुछ लोग लेते होंगे डेपाग्लिफ्लोजिन, जैसे कि ब्रांड नेम फॉक्सीगा ऑक्सरा वगैरह है, या फिर कैनाग्लिफ्लोजिन जैसे कि इन्वोकाना प्रोमिनेट वगैरह ये दवाइयां हैं, या फिर एम्पाग्लिफ्लोजिन जैसे कि जार्डियंस है। ये सारी दवाइयों के वजह से इनफैक्ट हार्ट फेलियर का चांसेस ड्रास्टिकली कम हो जाता है, ऐसा बताया गया है। सिमिलरली कुछ ऐसे इंजेक्शंस आते हैं जो GLP-1 कहते हैं, वो दवाइयों से भी हार्ट प्रॉब्लम्स होने के चांसेस कम होते हैं। तो आपको मैंने दोनों ही आंसर किया है, डायबिटीज की दवाई की वजह से कैसे हार्ट, या कोई भी दवाई की वजह से हार्ट प्रॉब्लम कैसे हो सकते हैं, और उन दवाइयों से हार्ट पर क्या फायदे हो सकते हैं। आई होप आपका फर्स्ट क्वेश्चन, तो आपका क्वेश्चन आंसर हो चुका है। जस्ट वन थिंग, मैं एक कैन आई ऐड वन थिंग? हाँ बोलिए बोलिए सर। नहीं, खाली इतना है कि ये हमें याद रखना है कि सिंस आपको आपके डॉक्टर यानी डॉक्टर प्रदीप गाड़के सर को इंटरमिटेंटली आपको मिलना है। अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग आप शायद सर को नहीं मिल पाए होंगे, ऑनलाइन कंसल्टेशन किया होगा, लेकिन एक बार जब सब रूटीन में आ जाता है तो यू शुड मीट हिम रेगुलरली। क्योंकि अगर आपको कोई भी थोड़े बहुत भी सिम्टम्स आते हैं, या आपको पहले ये तकलीफ नहीं थी लेकिन अभी आपको सांस फूलना चालू हो गया है थोड़ा सा, या फिर आपके पैर में सूजन आने लग गई है जो पहले नहीं आ रही थी, तो फिर आपको सर को दिखाना चाहिए। बिकॉज सर आपकी दवाइयां भी रीएडजस्ट कर लेंगे आपके लिए। उनके लिए जो इन्वेस्टिगेशन लगता है, जैसे कि किडनी के टेस्ट है या 2D को है, वो सब करा लेंगे। तो एक बार वो करा के फिर वापस आपकी दवाइयां एडजस्ट कर सकती है। प्रॉब्लम क्या है कि काफी टाइम पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाते नहीं है, वो दवाइयां से हमारा शुगर कंट्रोल हो गया है और अभी तो अच्छा है, अभी डॉक्टर पास जाने की जरूरत नहीं करके 4 साल 5 साल दवाइयां खा जाते हैं, एंड इंटरमिटेंटली शुगर भी ज्यादा चेक नहीं करते। तो ऐसे नहीं करना है हमें। वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, वी शुड मीट अवर डायबिटोलॉजिस्ट रेगुलरली। अभी देखिए, इसमें काफी कुछ अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। जैसे नितिन पासी जी पूछा है कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डायबिटीज का हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी पर क्या हो सकता है। तो ये हमारे एक पेशेंट है जिनको हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी करके एक डिजीज है। अब ये बीमारी कुछ हद तक अनुवांशिक भी होती है। मैं अमित संघवी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्वेश्चन को आंसर करें। So this is an interesting question. If you अगर आपको हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है, स्पेशली इफ इट इज नॉन सर, थोड़ा सा हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी के बारे में बताइए ना, एग्जैक्टली क्या होता है, ताकि दर्शकों को ये समझ सके। हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी जनरली एक जेनेटिक डिजीज है, जो जैसे सर ने बोला जेनेटिकली ट्रांसमिटेड होता है। अगर आपको है तो आपके बच्चों को हो सकता है, आपके सिबलिंग्स को है तो आपको हो सकता है। यूजुअली ये जो है सेकेंड डिकेड के बाद, यानी 20 साल की उम्र के बाद इसका मैनिफेस्टेशन चालू होता है। उसके पहले अगर हम लोग कोई भी टेस्ट करते हैं तो कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है कि ये बीमारी अपने हो सकती है। इससे क्या होता है कि जो हार्ट का मसल है, जैसे हमने पहले बताया, हार्ट में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। हार्ट का मसल होता है, हार्ट में वाल्व होता है, हार्ट के ऊपर के कप्पे होते हैं, नीचे के कप्पे होते हैं, हार्ट के ब्लड वेसल्स होते हैं जिसको हम लोग कॉरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। तो ये जो बीमारी है वो हार्ट के मसल को अफेक्ट करता है। जैसे हमने पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यूजुअली डायबिटीज में हार्ट के मसल्स वीक हो सकते हैं अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है और आपको डायबिटीज बहुत सालों से है। इसमें एग्जैक्टली उल्टा होता है, हार्ट के मसल ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, वो ज्यादा थिक हो जाते हैं, और ये जेनेटिक है। तो ये थिकनेस के वजह से हार्ट थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है, और इस स्टिफनेस के वजह से हार्ट का फिलिंग प्रेशर जो हम लोग बोलते हैं वो बढ़ जाता है। उसके वजह से सिम्टम्स आ सकते हैं। यानी क्या सिम्टम्स आ सकते हैं? हमें ब्रेथलेसनेस हो सकता है, कभी कभी चलने पे सीने में माइल्ड दर्द हो सकता है, ये सब तकलीफें हो सकती है।
प्रॉब्लम है अगर हम लोग हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी को हम लोग लॉन्ग टर्म फॉलोअप करें, ये पेशेंट्स को हम लोग अगले 40 साल 50 साल फॉलो करते हैं, तो उसमें थोड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। नाउ हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी दो प्रकार का होता है, एक ऑब्स्ट्रक्टिव होता है, एक नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव होता है। जो ऑब्स्ट्रक्टिव है उससे तकलीफ और सिम्टम्स ज्यादा होते हैं, और जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है वो उससे तकलीफ और सिम्टम्स कम होते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव के लिए ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग है, हमारे पास कोई सर्जरीज है, थोड़े प्रोसीजर्स है जो हम करके वो ऑब्स्ट्रक्शन को कम कर सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन यानी खून बाहर जाने में रुकावट, इसको ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको थोड़े प्रोसीजर्स या दवाइयों से कम कर सकते हैं। जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी है उसमें सिम्टम ज्यादा नहीं होते हैं, और जनरली ये भी अलग अलग प्रकार की हो सकती है, कौन से जगह पे मसल थिकनेस बढ़ गया है उसके हिसाब से बेजल हो सकता है, अपाइकल हो सकता है, जनरलाइज हो सकता है। सो ये सब बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन इसके जो सिम्टम्स मेन है वो ब्रेथलेसनेस है या चलने पे सीने में दर्द होना, ये हो सकता है। अगर हम लोग ये हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी पेशेंट्स को 40 या 50 साल जैसे मैंने बताया हम लोग फॉलोअप करते हैं, तो कभी कभार क्या होता है कि बिकॉज कंटिन्यूसली मसल थिकनेस ज्यादा है, उसके वजह से जो अंदर के कॉर्नरी आर्टरीज है जो ब्लड हार्ट को ब्लड पहुंचाता है, उस पर प्रेशर बढ़ते जाता है, और उस प्रेशर बढ़ने के वजह से कभी कभी छोटे छोटे हार्ट के अंदर छोटे छोटे फोकाई आ जाते हैं जो डैमेज हो जाता है, और वहाँ पे वो हीलिंग के वजह से स्ट्रक्चरल चेंज हो जाता है, और इसके वजह से जो हम लोग पहले बोल रहे थे अरिथमियास, वो हो सकते हैं। या वो अरिथमिया नीचे के चेंबर से आ सकता है या ऊपर के चेंबर से आ सकता है। जो नीचे के चेंबर से आता है तो वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है, उसके लिए एक स्पेशल मशीन बोलता है जिसको आईसीडी, इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर, ये मशीन बिठा के वो जब भी वो वैसे एबनॉर्मल रिदम जनरेट होता है तो अंदर से उसको शॉक देके वो रिदम बंद करके आपकी जान बचा सकता है। ये लॉन्ग टर्म है, ये जनरली पहले 10-20 साल में नहीं होता है, लेकिन 30-40 साल फॉलो करेंगे तो ऐसा हो सकता है। ये हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। अगर आप डायबिटीज और हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी को देखते हैं तो एज सच देयर इज नो कोरिलेशन। ऐसा नहीं है कि अगर आपको डायबिटीज है तो आपको हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी हो जाएगा, या आपको हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है तो उसके वजह से आपको डायबिटीज होगा, ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है। डायबिटिक पेशेंट में भी मसल थिकनेस बढ़ सकता है, लेकिन उसको हम लोग कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रोफी बोलते हैं, उसको हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी नहीं बोलते, बिकॉज हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी एक स्पेसिफिक एंटिटी है। मसल थिकनेस बढ़ने के वजह से डायबिटिक पेशेंट में भी फीलिंग प्रेशर्स बढ़ सकते हैं, आपको ब्रेथलेसनेस हो सकता है, ये सब हो सकता है, लेकिन दिस यू कैन नॉट कॉल दिस एंटिटी एज हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी. That's the first thing. So there is no direct correlation between diabetes and hypertrophic cardiomyopathy. But we have to understand that there are some medicines which are given for other things which can, जैसे कि और कोई बीमारी है, सपोज आपको हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी पेशेंट है लेकिन आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, और वो कोलेस्ट्रॉल इतना ज्यादा है कि उसको कम करना अनिवार्य है, उसके लिए हम लोग गोली देते हैं जिसको हम लोग स्टैटिन्स बोलते हैं। तो ये गोली खाने की वजह से आगे चल के आपको डायबिटीज होने का चांस थोड़ा बढ़ जाता है। सो ऑलमोस्ट जैसे 11 to 13% इंक्रीज, यानी 11 से 13% पेशेंट में अगर हम ये स्टैटिन की गोली बहुत लॉन्ग टर्म खाते हैं तो आपको आगे चल के डायबिटीज हो सकता है। सो ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं, वो दवाइयां लॉन्ग टर्म खाने की वजह से डायबिटीज हो सकता है, लेकिन अगर आपको हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है तो उसके वजह से आपको डायबिटीज नहीं होने वाला है, ये तो गारंटेड है। खाली इतना है कि देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर रिस्ट्रिक्टेड इन पेशेंट्स ऑफ हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। सो एनी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स वी डोंट अलाउ, यानी आपको मैराथन दौड़ना है तो आप रोज जॉगिंग कर सकते हैं, लेकिन मैराथन नहीं दौड़ सकते। आप फुटबॉल जाके नहीं खेल सकते, बिकॉज इसमें हार्ट रेट बढ़ के हार्ट डैमेज होके उसमें जान को खतरा हो सकता है। तो ये सब प्रिकॉशंस हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी पेशेंट्स को हम बताते हैं। हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी सडन हार्ट डेथ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुकेश अग्रवाल जी का है कि कैसे आइडेंटिफाई करें एक नॉर्मल आदमी को हार्ट का प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा मैं शुरुआत करता हूं, फिर अमित सर बताएंगे। देखिए, डायबिटीज का सबसे कॉमन लक्षण है कोई भी लक्षण नहीं होना। नो सिम्टम इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ डायबिटीज। सिमिलरली इन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट्स, नो सिम्टम इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ डायबिटिक हार्ट डिजीज। अभी आगे अमित सर बताएंगे कि जब सिम्टम होते क्या होते। सो मैं इतना ही कहूंगा कि ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिए कि मुझको हार्ट डिजीज नहीं है। बीच बीच में आपका ईसीजी, टीएमटी, व्हाटएवर टेस्ट, जो भी टेस्ट की जरूरत है वो जरूर करना चाहिए। लेकिन आइडेंटिफाई करना है तो क्या करना चाहिए और कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, अमित सर बताएंगे।
जैसे सर ने बताया, डायबिटीज हो या ब्लड प्रेशर हो, जो ये लाइफस्टाइल डिजीज है, 90% पेशेंट्स को अगर हम स्क्रीन नहीं करते हैं तो हमें डायग्नोस ही नहीं कर पाते हैं कि इनको ये तकलीफ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको इसके वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी। जो पुस्तक में पढ़ते हैं या जो हम लोग इंटरनेट पे पढ़ते हैं कि ब्लड प्रेशर की वजह से सर दर्द होता है या डायबिटीज की वजह से बहुत ज़्यादा भूख लगती है, हमें बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होता है, तो ये सब जो तकलीफें हैं वो बुक में जो लिखी है वो तभी होता है जब आपका शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आपका शुगर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है और आप डायबिटिक रेंज में आ गए हैं तो मोस्टली आपको कोई सिम्टम्स नहीं रहेंगे। वैसे ही जो हार्ट का प्रॉब्लम जिनको है, स्पेशली डायबिटीज है, उनको भी इनिशियल स्टेजेस में कोई सिम्टम्स नहीं होते। दूसरा ये भी हमें समझना चाहिए कि आपको डायबिटीज कितने सालों से है। अगर आपको डायबिटीज बहुत सालों से है तो उसके वजह से जैसे ही पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी छोटे छोटे नर्व्स डैमेज होते हैं, वैसे ही हार्ट के भी छोटे छोटे नर्व्स डैमेज हो सकते हैं। और हार्ट की तकलीफ के जो सिम्टम्स है, जैसे कि चेस्ट पेन, हम लोग क्या बोलते हैं, सीने में दर्द हुआ तो सबसे पहले कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओ या ईसीजी निकालो, ऐसे सब लोग बोलते हैं। अभी सबको ये समझ में आ गया है, सीने में दर्द हुआ तो हम लोग को ईसीजी निकालना है, क्योंकि इससे ही समझ में आ सकता है। तो वैसे ही अगर आपको जो सीने में जो दर्द होता है वो डायबिटिक पेशेंट में कम होता है, क्योंकि वो जो छोटे छोटे नर्व्स है वो डैमेज हो जाते हैं। लेकिन नॉर्मल जो हार्ट पेशेंट, हार्ट तकलीफ के लक्षण क्या हो सकते हैं, तो ये 4-5 सिम्टम्स में से एक सिम्टम्स हो सकते हैं। आपको जितना आपकी काम की क्षमता पहले थी उतनी कम हो जाती है, जिसको हम लोग इजी फटीग थके, आज आप एक माले में ही एकदम ही थक जाते हैं। अगर वैसा है उसका मतलब ये हो सकता है कि, और ये सिम्टम अभी अभी नया चालू हुआ है, तो ये हो सकता है कि आपको हार्ट की बीमारी चालू हो गई। सेकेंड इज ब्रेथलेसनेस, सांस फूलना। पहले आप आधा घंटा यहाँ वॉक कर लेती थी सुबह मॉर्निंग में, अभी आप 20 मिनट वॉक करती है और आपकी सांस फूलने लग जाती है। तो सांस फूलती है, आप बैठती है तो आपकी सांस ठीक हो जाती है और आप और 20-25 मिनट चल सकते हैं। तो ये चलते वक्त जो सांस फूलना, वो दूसरा एक लक्षण हो सकता है। तीसरा लक्षण ये हो सकता है कि आपको जब भी आप चलते हैं तो आपको सीने में दर्द चालू हो जाता है। तो ये दर्द सीने में, अभी क्या है, प्रॉब्लम कैसा है कि हिंदी पिक्चर में दिखाते हैं कि इस दर्द हुआ तो सीने में दर्द हुआ तो लेफ्ट साइड में पेन हुआ तो कार्डियक प्रॉब्लम है। अभी ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हार्ट का प्रॉब्लम होने की वजह से जो दर्द होता है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो दर्द सीने के बीच के हिस्से में होता है। वो ऐसा लेफ्ट साइड या राइट साइड में नहीं होता है। मेजॉरिटी, मोर देन 80% ऑफ टाइम्स इट इज इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, जिसको हम लोग रेट्रोस्टर्नल बोलते हैं, यानी सीने के बीचों बीच वो दर्द होता है। अगर आपको चलने के वक्त सीने के बीचों बीच दर्द हो रहा है और वो दर्द आपके जॉ में या आपके दोनों खांधों में जा रहा है या दोनों आर्म्स में जा रहा है, या सीने में दर्द हो रहा है और पीठ में दर्द चालू हो रहा है और आप जैसे ही बैठते हैं ये दर्द चला जाता है, तो 99% ये प्रॉब्लम आपके हार्ट के नसों के ब्लॉकेजेस की वजह से। तो इस ऐसा, तो आपको अगर ज्यादा सांस फूलता है, आप थक जाते हैं, आपको सीने में दर्द हो रहा है, तो आपको इमीडिएटली आपके डॉक्टर को मिलना है। थोड़े और लक्षण है, जैसे कि पैरों में सूजन आना, बहुत ज्यादा चक्कर आना, आप थोड़ा भी चलते हैं तो बहुत चक्कर आ जाता है, आंख के सामने अंधेरा आ जाता है, आपको बैठना पड़ता है। ये सब एडिशनल सिम्टम्स है। ये ऐसे भी कोई तकलीफ हो रही है तो भी आपको आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। थैंक्स। उनका कहना है कि, उनका क्वेश्चन है कि मिनिमम लेवल ऑफ डायबिटीज जब पेशेंट को इंसुलिन चालू किया जाता है, और आप किडनी डैमेज को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं अगर डायबिटीज 15 साल से ज्यादा। सो देखिए, मैं वापस से कहना चाहूंगा कि आज का टॉपिक हार्ट और डायबिटीज है। जितना हो सके और हार्ट और डायबिटीज के बारे में क्वेश्चंस पूछिए। अभी आपने पूछा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, लेवल ऑफ डायबिटीज से ये डिसाइड नहीं किया जाता है कि पेशेंट को इंसुलिन चालू कितना किया जाएगा कि नहीं। हाँ, डेफिनेटली शुगर्स की मात्रा, मतलब ब्लड शुगर देख के, दैट इज वन ऑफ द पैरामीटर, लेकिन सिर्फ शुगर देख के हम डिसाइड नहीं करते। कभी कभी हमारे पास पेशेंट्स आते जो 500 शुगर्स लेके आते हैं, लेकिन उनको हम इंसुलिन नहीं चालू करते, और कभी कभी 250 शुगर लेके आते, उनको इंसुलिन चालू करना पड़ता है। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं। और आपका क्वेश्चन था कि किडनी डैमेज के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप हमारे पेशेंट है तो हर एक पेशेंट को हमारे क्लिनिक में, मतलब जो भी जिसका भी क्रिएटिनिन बॉर्डर लाइन आता है, उसको हम एक पेपर देते हैं, मेजर्स टू प्रोटेक्ट किडनी, मतलब किडनी का इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती 4 लैंग्वेज में देते हैं पेशेंट के हिसाब से, जो पेशेंट है वैसे। तो इसमें सारी चीजें लिखी है, अगर आपके पास होगा आपकी फाइल में तो जरूर पढ़ लीजिए कि पेन किलर नहीं खानी चाहिए, डिहाइड्रेशन अवॉइड करना चाहिए, डायबिटीज कंट्रोल करना चाहिए, बीपी कंट्रोल करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे चीजें।
तो ये सारी चीजें करना चाहिए। पेन किलर्स की इवन जेल्स नहीं लगाने चाहिए। बहुत से लोगों को लगता है कि मैं जैसे वोबेरान, वॉलिनी वगैरह जैसे जेल लगाते हैं लोग, तो ये भी बार बार बड़े एरिया पर लगाते रहने से बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है और इससे भी थोड़ा बहुत क्रिएटिनिन पे इफेक्ट हो सकता है। ये मैंने आपको ब्रीफ में आंसर कर दिया। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सबसे हार्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मिसेस गनु का। आई फील हंग्री बिफोर आई गो टू बेड, आई टेंड टू ईट एज आई कांट स्लीप, व्हाट कैन बी द रीजन? वेरी डिफिकल्ट टू से, बट देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस। बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके। आप लॉन्ग एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स रात को खाना शुरू कर दीजिए, जैसे ओट्स वगैरह जैसी कोई चीज। ये आपको रिएक्टिव हाइपोग्लाइसेमिया की वजह से हो सकता है बहुत ज्यादा, शायद आप प्री डायबिटीज के स्टेज में हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी डायबिटीज की दवाइयों का डोज शायद रीएडजस्ट करना पड़े, या फिर कभी कभी स्ट्रेस रिलेटेड भी हंगर होता है। बहुत से रीजंस हो सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट है सिर्फ इतने पे से ये बताना कि आपको क्यों होता है। लेकिन एक सिंपल चीज मैं कहूंगा कि सभी पेशेंट्स को कहूंगा कि जब भी आपको कोई भी एबनॉर्मल चीज होती है तो 3-4 चीज अपने घर पर चेक कर लिया कीजिए, और वो इंफॉर्मेशन लेके अपने डॉक्टर के पास जाइए, तो डॉक्टर को ज्यादा इजी हो जाएगा आपको ट्रीट करने के लिए। 3-4 चीजें हैं, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, अगर आपके पास डिजिटल बीपी मशीन है, आजकल तो लोगों के पास पल्स ऑक्सीमीटर है तो SpO2 चेक कर लीजिए, अगर थर्मामीटर है तो टेम्परेचर चेक कर लीजिए, और ग्लूकोमीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें अगर आप चेक करके जाते, ज्यादातर लोगों के घर पर आजकल ये सारी चीजें होती है, तो ये सारी चीजें लेके जाइए। बड़े कोई भी बीमारी हो, डॉक्टर को डेफिनेटली इससे हेल्प हो जाएगा। प्लीज गाइड रिगार्डिंग LBBB, ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, नीलम भाटिया जी ने पूछा है, मैं संघवी सर से पूछूंगा। इनको लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, डायबिटिक पेशेंट है, और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इनका क्वेश्चन है। अमित सर। सो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक जो है दैट इज ये जो आपके हार्ट में एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग सिस्टम होता है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ऊपर के चेंबर से नीचे के चेंबर से, ऊपर के कप्पे से नीचे के कप्पे तक लेके जाते हैं, उसका ये पार्ट है लेफ्ट बंडल ब्रांच। सो ये जो पहले हमें समझना चाहिए कंडक्शन सिस्टम करता क्या है। जैसे मैंने बोला, जो संतुलित काम ऊपर के कप्पे और नीचे के कप्पे करते हैं, इसका जो मेन रीजन है वो है ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग सिस्टम। हार्ट रेट, अपना जो दिल की गति है वो कितना चलेगी, ये एक स्विच होता है हार्ट में जिसको हम ऐसे नोड बोलते हैं, वो ऊपर के कप्पे में होता है। उसके वो डिसाइड करता है कि अपना हार्ट रेट कितना रहेगा या अपनी दिल की गति कितनी चलेगी। जैसे ही वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ऊपर के चेंबर से नीचे के चेंबर में जाते हैं, उसके लिए हमें 2 बंडल ब्रांच लगते हैं, एक राइट बंडल ब्रांच लगता है और एक लेफ्ट बंडल ब्रांच लगता है। तो ये हार्ट के जैसे कि जैसे अपने घर में आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी है तो एक वायरिंग सिस्टम होता है जो स्विच से लेके आपके इलेक्ट्रिसिटी का जो लाइट है या बल्ब है या फैन है उसके पहुंचता है। तो जब हम वो स्विच ऑन करते हैं तभी वो इलेक्ट्रिक करंट पास होके वो लाइट चलता है। सपोज आप ये समझ लीजिए, अगर ये इलेक्ट्रिक करंट का जो वायरिंग सिस्टम है उसमें टूट आ जाए या ब्रेक आ जाए तो क्या होगा। पहले अगर पार्शियल ब्रेक है, छोटा सा टूट गया है, पूरी तरह से नहीं टूटा है, तो क्या होगा, जब भी आप स्विच चालू करेंगे कभी लाइट चलेगी, कभी नहीं चलेगी, कभी बंद हो जाएगी, कभी चलेगी। जब ये ब्रेक कंप्लीट हो जाएगा, सपोज कल उठ के चाकू से पूरा काट दिए, तो फिर अगर हम लोग स्विच चालू करते हैं तो लाइट जलेगी नहीं। तो वैसे ही ऐसे ही जो हार्ट के इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम है उसमें ब्रेक आ सकता है। उसके कई कारण है। एज, डिजनरेशन, यानी एज के हिसाब, एज की वजह से, जैसे कि आपकी उम्र बढ़ती है, जैसे अपने बाल सफेद हो जाते हैं, हमें थकान ज्यादा लगती है, अपने बोन्स वीक हो जाते हैं, वैसे ही हार्ट का इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम भी वीक हो सकता है। और कॉमन कॉज एज होता है। तो एज के वजह से ये जो आपके एक बंडल ब्रांच है, आप समझ लीजिए आपका लेफ्ट बंडल ब्रांच अब टूट गया है, यानी आपका जो वायरिंग सिस्टम है वो पार्शियली ब्रोकन है, और वो अभी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो उल्टे दिशा से यानी राइट साइड से होके जाती है। ये हुआ LBB का मतलब। अभी जो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक के वजह से हार्ट में क्या होता है वो हमें समझना चाहिए। क्योंकि ये लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक जब होता है तब जो हार्ट के नीचे के 2 चेंबर्स है, एक राइट चेंबर है और एक लेफ्ट चेंबर, ये दोनों जैसे कि ऊपर और नीचे के में एक संतुलित बिहेवियर होता है। ऊपर का कप्पा काम करेगा, फिर नीचे भरेगा, फिर नीचे का काम करेगा तो ऊपर आराम करेगा। ये जो है, वैसे राइट और लेफ्ट जो अपना हार्ट के जो 2 भाग है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, वो भी संतुलित काम करते हैं, दोनों साथ में काम करते हैं।
और जब दोनों साथ में काम करते हैं तब ब्लड फ्लो नॉर्मल रहता है। अगर कोई चेंबर पहले काम करेगा और कोई बाद में काम करेगा तो जो खून बाहर जाना चाहिए शरीर को, उतना खून वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो जो जो उसका जो सम्मेलन है वो टूट जाता है। तो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में ऐसा होता है, राइट वेंट्रिकल, राइट साइड का कप्पा लेफ्ट साइड के कप्पे से पहले थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करता है ना। ये डिफरेंस बहुत कम होता है, ये मिली सेकेंड्स और नैनो सेकेंड्स में होता है। इसके लिए बहुत इनिशियल स्टेजेस में ये बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करता है। लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक के साथ जब भी हम 2D को करते हैं तो अपने को जो हार्ट फंक्शन है वो नॉर्मल फंक्शन से थोड़ा सा कम दिखता है, तो ये नॉर्मल है। अगर आपका लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है और आपका हार्ट फंक्शन 50% या उसके ऊपर है तो ये नॉर्मल है। लेकिन कंटिन्यूअसली जब राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल से पहले काम करना चालू होएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 10 साल बीत जाते हैं, 15 साल बीत जाते हैं, उस से ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, क्योंकि उसका जो भाई है वो पहले भाग रहा है और वो बाद में भाग रहा है, तो वो थक जाता है। इसके वजह से क्या हो जाता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल का जो पंपिंग कैपेसिटी है वो कम होने लग जाता है। और ये जब पंपिंग कैपेसिटी कम होने लगता है 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, जब ऐसे गिरने लगता है तभी हमें सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर चालू होते हैं। ये क्या होता है, जैसे अपने पहले ही बताया, बात कर रहे थे हम, ब्रेथलेसनेस, सांस ज्यादा फूलना, बहुत ज्यादा थकावट लगना, पैर में सूजन आना, ये सब सिम्टम्स चालू हो सकते हैं लेफ्ट बंडल में। सो left bundle branch block as such, if you only have left bundle branch block but a normal heart function, there is no problem, but you have to understand that जैसे ही साल जाएंगे हो सकती है, ये सब में कम होता है ऐसा नहीं है, अराउंड 30 to 40% पेशेंट्स में हार्ट फंक्शन कम हो सकता है, और आगे चल के 15-20 साल बाद अगर कम होता है तो हार्ट को सपोर्टिंग मेडिसिन जो हम कार्डियोलॉजिस्ट देते हैं, एस इनहिबिटर्स, छोटा सा डायूरेटिक का डोज, ये सब दवाइयाँ, बीटा ब्लॉकर्स, ये सब दवाइयाँ हम लोग चालू करते हैं। इससे हार्ट को सपोर्ट मिलता है और आपकी जो सिम्टम्स है ब्रेथलेसनेस और ये सब नहीं होते। अगर आगे चल के हार्ट फंक्शन बहुत कम हो गया, अगर आपका हार्ट फंक्शन 15-20% हो गया, तो ये जो प्रॉब्लम क्या था इसमें हमने देखा कि राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल से थोड़ा पहले काम करता है, पहले पंप करता है। तो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को साथ में काम करने के लिए एक मशीन आता है जिसको हम लोग बाई वेंट्रिकुलर पेसमेकर या CRT, कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी बोलते हैं। जैसे नॉर्मल पेसमेकर होता है वैसे ही होता है, उससे थोड़ा बड़ा होता है, उसमें 3 वायर होते हैं, एक वायर राइट वेंट्रिकल के वहां होता है और एक वायर लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर होता है। और ये दोनों वेंट्रिकल को साथ में करंट देके दोनों का पंपिंग, जो पहले राइट लेफ्ट चल रहा था, अभी दोनों साथ में पंप करते हैं। और जब साथ में पंप करते हैं तो आपका हार्ट फंक्शन थोड़ा सा बढ़ जाता है, उसके वजह से जो वाल्व लीक होते हैं, आपको सांस फूलता है, ये कम हो जाता है। ये फाइनल स्टेज है। अगर हार्ट फंक्शन बहुत कम हो जाता है, आपको हॉस्पिटलाइजेशन लगता है, आपको घड़ी घड़ी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, तो ये मशीन बिठा के हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में के वजह से कोई किसी भी इंसान को हो सकता है। और इसका ये जो ट्रीटमेंट मैंने बताया, ये फाइनल ट्रीटमेंट है। डायबिटिक पेशेंट एनीवेज, कोई भी डायबिटिक पेशेंट, एक्चुअली अभी देखा जाएगा ना, तो अगर आपको डायबिटीज है तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको हार्ट की बीमारी चालू हो गई है। ऐसे हमारे जो स्टडीज आए हैं, बहुत सारे पुराने स्टडीज है, उसमें लिखा है अगर आपको डायबिटीज है मतलब आपको सब क्लिनिकल कार्डियक प्रॉब्लम है, वो दिख नहीं रहा है लेकिन वो है। तो अगर हमने देखा कि जिसको लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक होता है उसको बहुत सालों के बाद उसका हार्ट फंक्शन कम हो सकता है। हमने ये भी देखा कि डायबिटीज पेशेंट जो होता है उनका भी आगे चल के हार्ट फंक्शन कम हो सकता है। तो अगर आपको लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है और आपको डायबिटीज है तो आपको और ज्यादा प्रिकॉशन लेना है। ये क्या लेना है, आपको आपका शुगर बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करना है। जैसे ही दवाइयाँ जो भी दी गई है वो आपको रेगुलरली खानी है, और उसके साथ जो भी हार्ट के लगते जो प्रिकॉशंस है, जैसे कि तला हुआ खाना ज्यादा नहीं खाना है, बहुत ज्यादा नमक नहीं खाना है, आपको रोज कोई ना कोई एक्सरसाइज अपने हार्ट को फिट रखने के लिए, अपने शरीर को फिट रखने के लिए करनी है। ये सब जो नॉर्मल आदमी को करनी है वही प्रिकॉशंस डायबिटिक पेशेंट को भी करनी है, लेकिन उसको और ज्यादा मेहनत देनी पड़ेगी और ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है डायबिटिक पेशेंट में तो आगे चल के हार्ट फंक्शन कम होने का रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये सब अगर प्रिकॉशन लेंगे तो यूजुअली ये सब प्रॉब्लम नहीं है। जो सर ने बताया कि डायबिटीज के सभी पेशेंट को ये मानकर चलना चाहिए कि हार्ट प्रॉब्लम आपको हो सकता है या है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा विस्तृत में जानकारी दूंगा। देखिए, डायबिटीज बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करती है, और जब हम एंजियोग्राफी करते हैं तो हमको सिर्फ बड़े ब्लड वेसल्स दिखते हैं, एकदम छोटे छोटे माइक्रो ब्लड वेसल्स होते हैं ना,
वो ब्लड वेसल्स इफेक्ट हो जाते हैं डायबिटिक पेशेंट में। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट में आप काफी बार देखेंगे कि आपका एंजियोग्राफी नॉर्मल है लेकिन आपको ब्रेथलेसनेस हो रहा है, आपको चेस्ट पेन हो रहा है। ऐसे पेशेंट्स को कभी कभी एस्पिरिन या फिर ब्लड थिनर या वो सारी दवाइयों के साथ ट्रीट करना पड़ता है, तो ये भी ध्यान रखिए। दूसरा एक क्वेश्चन आया है कि जब भी मैं ईसीजी कराती हूँ तो मेरे ईसीजी पे लिख के आता है कि ये एबनॉर्मल रिपोर्ट है, प्रिंटेड लिख के आता है, लेकिन मेरे डॉक्टर मुझको कहते हैं कि ये रिपोर्ट नॉर्मल है। तो इसका क्या मतलब है? ईसीजी मशीन सही तरीके से बता नहीं रही है क्या, या क्या है? तो अमित संघवी सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके बारे में बताइए। सी कोई भी ईसीजी एक्चुअली क्या है ना, ईसीजी मशीन में भी बहुत सारी क्वालिटी होती है, बिकॉज जितनी महंगी ईसीजी मशीन होती है उतना उसमें कंप्यूटराइज सिस्टम अच्छा होता है और रिपोर्ट ज़्यादा एक्यूरेट आता है, ये बात है। अभी ईसीजी मशीन कैसा है ना, वो एक एल्गोरिदम बेस्ड अप्रोच करता है। उसमें वो एक छोटा सा कंप्यूटर होता है, उसमें डेटा जब हम फीड करते हैं, जैसे कि पेशेंट का एज है, पेशेंट का जेंडर है और पेशेंट का नाम, ये सब जब हम एंटर करते हैं तो एज और जेंडर के हिसाब से वो बताता है कि ये ईसीजी नॉर्मल है कि नहीं। अभी ये नॉर्मल है कि नहीं वो उसको कैसे मालूम? तो उसको हम लोग, जैसे कि हर कंप्यूटर को हम बताते हैं, प्रोग्राम फीड करते हैं, उसमें प्रोग्राम फीड किया होता है कि ये ईसीजी जो, अगर इसमें ये 4 चीजें हैं तो ये ईसीजी नॉर्मल है। अगर ये 4 चीजों में से एक चीज भी एक्स्ट्रा हो गई तो कंप्यूटर बोलेगा ये ईसीजी अबनॉर्मल है। बट ईसीजी अबनॉर्मल होना, अभी ईसीजी का एबनॉर्मेलिटी के भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं। माइल्डली एबनॉर्मल है कि बहुत ही ज्यादा खराब है, छोटे मोटे चेंजेस हम लोग नहीं बॉदर करते हैं। तो एक्चुअली उसमें आपके डॉक्टर जो बोलते हैं वो सही है, क्योंकि वो कंप्यूटर एक रिपोर्ट बताता है, बट कंप्यूटर ने आपको देखा नहीं है, उन्होंने आपको एग्जामिन नहीं किया है, उसने आपका बीपी देखा नहीं, उसको कुछ भी मालूम नहीं है। उसको खाली इतना बताया गया है कि ये 5 पॉइंट देखना है, ये 5 पॉइंट नॉर्मल है तो ये नॉर्मल है, इसमें से एक पॉइंट भी खराब है तो वो एबनॉर्मल बताता है। तो इट विल जस्ट टेल, कितने बार हम लोग ईसीजी, आप अगर आप में से, आप काफी, हम लोग 100 लोग हैं यहाँ पे, तो अगर उसमें से 40 लोग भी आप आपके ईसीजी देखेंगे तो उसमें लिखा रहेगा नॉन स्पेसिफिक एसटी एबनॉर्मेलिटी, एबनॉर्मल ईसीजी। तो वो एसटी एबनॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करता है वो ईसीजी मशीन? वो कितना मिलीमीटर ऊपर या नीचे जाता है उसके ऊपर से कैलकुलेट करता है, और उसमें ऑलरेडी उसमें एक एल्गोरिदम फिक्स्ड है और वो एल्गोरिदम वो फॉलो करता है। लेकिन आधा मिलीमीटर अगर ईसीजी एबनॉर्मल हुआ है तो उसको कार्डियोलॉजी में हम लोग एबनॉर्मल नहीं बोलते। बट ये वो मशीन को नहीं मालूम है, क्योंकि मशीन को एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फीड किया गया है। इसके लिए हमेशा पेशेंट को देखे बिना खाली वो ईसीजी रिपोर्ट पे हम लोग नहीं बिलीव करते। पेशेंट को देखने के बाद ही कोई भी डॉक्टर आपको बता सकता है कि आपका ईसीजी सच्ची नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। पर अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है और छोटे मोटे एबनॉर्मेलिटीज है तो उसको जनरली आपको डॉक्टर आपको बताएंगे कि नहीं, आपका ईसीजी ठीक है, माइनर चेंजेस है, लेकिन इसमें कोई डरने की बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई कार्डियक प्रॉब्लम। देखिए, मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा और बाद में हम हार्ट फेलियर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। हार्ट फेलियर के बारे में हर एक डायबिटिक पेशेंट ने जानना चाहिए। हार्ट अटैक के बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज है ज्यादातर पेशेंट्स को, क्योंकि वो सभी जगह से सुनते रहते हैं, मीडिया पर देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। तो ज्यादातर लोगों को हार्ट अटैक के बारे में पता है, हार्ट फेलियर के बारे में नहीं। तो आप ट्यून रहिए। हम एक 2-4 क्वेश्चंस के, कुछ क्वेश्चंस के बाद, एक 5-6 क्वेश्चंस के बाद में हार्ट फेलियर के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले किसी ने प्राइवेटली क्वेश्चन पूछा है कि एबीपीएम क्या होता है। ये मैं आंसर करता हूं और अमित सर को अगर कुछ ऐड करना होगा तो वो भी ऐड करेंगे। देखिए, ब्लड प्रेशर चेक करने के विविध प्रकार होते हैं। एक तो होता है डिजिटल बीपी मॉनिटरिंग मशीन, जो डिजिटल बीपी करते हैं। एक तो डॉक्टर अपने स्पिग्मो मैनोमीटर से चेक करता है, कान में स्टेथोस्कोप लगा के। एक होता है एम्बुलेटरी, मतलब इसमें कंपनी का आदमी आपके घर पे आता है, एक मशीन आपके हाथ पे लगाकर चला जाता है और ये मशीन हर 15-15 मिनट में आपका बीपी चेक करते रहती है और 24 घंटे के बाद में वो कंपनी का आदमी आके वो मशीन निकाल के लेके जाता है। अब इससे आपको क्या फायदा होता है कि 24 घंटे का रीडिंग मिलता है। तो देखिए, हर एक बीपी के देखने के तरीके के क्या फायदे मैं शॉर्ट में बताऊंगा। जो डॉक्टर देखते हैं उसमें एडवांटेज क्या है कि डॉक्टर दोनों ही प्रकार से देखते हैं, पाल्पेटरी और ऑस्कल्टेटरी, और डॉक्टर ने खुद ने देखा होता है तो उस पे हम ज्यादा रिलाई कर सकते हैं। आजकल प्रॉब्लम हो गया है कि कोविड की वजह से बहुत से डॉक्टर बीपी नहीं देख पा रहे हैं, जबकि हम चाहते हैं कि बीपी देखे, बट प्रॉब्लम एक है कि एक ही कफ सारे पेशेंट्स पर नहीं लगा सकते। तो आजकल बहुत से क्लिनिक्स में
बहुत से मतलब ऑलमोस्ट सभी डॉक्टरों ने डिजिटल बीपी मशीन यूज करना शुरू कर दिया है, जहां पर उनका स्टाफ या वो डॉक्टर खुद ही बीपी चेक कर रहे हैं, एक प्लास्टिक का थैली या फिर एक कपड़े का कवरिंग लगाकर, ताकि इन्फेक्शन बाकी लोग पेशेंट्स को ना हो। तो ये डिजिटल बीपी मशीन के बारे में, कपड़ा लगाने की वजह से कभी कभी थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया एबीपीएम, एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग ये सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि लेकिन ये हर एक पेशेंट में नहीं करते, हम कॉम्प्लिकेटेड फ्लक्चुएटिंग पेशेंट में करते हैं। एबीपीएम में हमको 24 आवर्स का बीपी मिलता है और उसका फ्लक्चुएशंस भी मिलता है। इसमें और बहुत सी हमको जानकारी मिलती है। देखिए, जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति जब रात को सो जाता है तो उसका बीपी रात को 12 से लगभग समझो सुबह 6 बजे तक कम रहता है। इसको नॉर्मल नॉक्चर्नल डिपिंग कहते हैं डॉक्टरों की भाषा में, इनको नॉक्चर्नल डिपिंग कहते हैं। और एक अगर आपका एबीपीएम किया जाए और अगर आपका बीपी नॉर्मली डिप नहीं हो रहा है, लेकिन आपका बीपी समझो 24 घंटे नॉर्मल है, फिर भी आप एक हाई रिस्क पेशेंट हो सकते हैं आगे चल के हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने के लिए। या फिर कुछ होते हैं रिवर्स डिपर, जिनका रात को बीपी जितना लो होना चाहिए उतना नहीं होता। और ऐसे बहुत से अलग अलग प्रकार होते हैं एबीपीएम में। तो ये बहुत से लोगों को एबीपीएम करने से ज्यादा बेटर जानकारी मिल सकती है और डॉक्टर को ज्यादा हेल्प हो सकती है ट्रीट करने के लिए। अमित सर को अगर कुछ बताना होगा तो वो बताएंगे। नहीं, आई थिंक आपने सब कवर कर लिया है, यू कवर्ड एवरीथिंग। खाली एक है कि कॉमन रीजन की वजह से, जैसे सर ने बताया, एबीपीएम सबके लिए नहीं करते, क्योंकि इनकन्वीनियंट है। आपको 24 घंटा वो मशीन पहन के घूमना है, और उसको एक बार करेंगे, 2-3 महीने बाद और एक बार करेंगे, लेकिन उसको हर महीने में एक बार हम नहीं कर सकते। उसमें कॉस्ट भी एंटेल होता है और इनकन्वीनियंस भी है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम आपको बोलते हैं कि आप घर पे बीपी चेक करते रहिए, आपका बीपी कितना है, एक चार्ट बनाइए, मेरे पास आइए। तो जब ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और जब हम देखते हैं कि वो चार्ट में घर पे बीपी सब नॉर्मल था उनके डिजिटल मशीन पे, 130, 136, 140, 80, 130, 70, और जब मेरे क्लिनिक में आता है तो बीपी 160, 100, 160, 90, और फिर मैंने थोड़ा बोला नहीं आपका बीपी ज्यादा है, थोड़ा डोज बढ़ा देते हैं, फिर एक महीने बाद बुलाते हैं, वापस वही है घर पे नॉर्मल। तो ऐसे जब कंफ्यूजन रहता है कि आपका घर पे बीपी एकदम नॉर्मल आ रहा है, लेकिन डॉक्टर के पास जाने के बाद ही बीपी क्यों बढ़ रहा है, तो सच्ची बीपी हाई है या ये फॉल्सली हाई है कि आप स्ट्रेस में है, इसके लिए डॉक्टर के, तो जिसको हम लोग आप राइट कॉलर हाइपरटेंशन बोलते हैं, वैसा कुछ है क्या, वो देखने के लिए भी हम लोग कभी कभी एबीपीएम का इस्तेमाल करते हैं। अगर मेरे क्लिनिक में आपका बीपी हाई आ रहा है, लेकिन अगर एबीपीएम पे आपका बीपी नॉर्मल आ रहा है, तो हम लोग गोलियां, जो दवाइयाँ देते हैं, उसका डोज नहीं बढ़ाते। हम लोग डोज को उतना ही रखते हैं, बिकॉज ऐसी स्थिति में हम लोग एबीपीएम पे ज्यादा रिलाई करते हैं। थैंक्स। चांडक जी ने क्वेश्चन पूछा है कि मैं डायबिटिक हूँ लेकिन मुझको ब्लड प्रेशर नहीं है, तो मुझको कितने फ्रीक्वेंटली मेरे टेस्ट करने चाहिए हार्ट के लिए? अगर आप डायबिटीज है, आपको बीपी नहीं है, तो भी आपको एटलीस्ट साल में एक बार तो ईसीजी कराना है। और हार्ट रिलेटेड बाकी के जो टेस्ट, जैसे कि ब्लड रिपोर्ट्स हैं, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, लोग शुगर, तो आप डायबिटीज है तो आप एनीवे आप शुगर चेक कराते ही रहेंगे। तो उसके साथ आपको आपका लिपिड प्रोफाइल एटलीस्ट साल में 2 बार, यानी 6 महीने में एक बार कराना है। और आपको आपका हीमोग्लोबिन जो है वो साल में एक बार चेक कराना है। आपको किडनी का जो क्रिएटिन का रिपोर्ट है, ये सब डायबिटीज में आप करते ही हैं, वैसे आपको रेगुलरली करना है। और उसके साथ लिपिड प्रोफाइल एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर एंड ईसीजी एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। एंड इफ यू आर लॉन्ग स्टैंडिंग, आपको बहुत सालों से डायबिटीज है, तो आपको एक बार 2D को कराना चाहिए। बिकॉज कितने बार हम लोग देखते हैं कि आपको तकलीफ ज्यादा नहीं होता है, लेकिन 2D को पे हमें समझ में आता है कि आपका हार्ट का फंक्शन 5% या 10% गिर गया है, और उसके लिए फिर हम हार्ट सपोर्टिंग मेडिसिन चालू कर सकते हैं। उससे आपका आगे चल के हार्ट फंक्शन न गिरे, उसकी जानकारी दे सकते हैं। कभी कभी इको पे पहले कुछ साइलेंट हार्ट अटैक आ गया है, वो भी दिख जाता है, ईसीजी पे भी दिख जाता है। इसके लिए जो हर डायबिटिक पेशेंट है, साल में एक बार ईसीजी, एक बेसलाइन इको, और हर 2-3 साल में एक बार 2D इको तो कराना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग है, यानी आपको 10-15 साल से डायबिटीज है, तो हर साल में एक बार 2D इको और ईसीजी कराना है। And then depending upon symptoms, we can also decide stress test or vitamin E call. चैट बॉक्स में मैं अभी देख पा रहा हूँ ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन है, तो अभी हम थोड़ा रैपिड फायर करेंगे। Yes. देखिए, दीपक पंडित जी का क्वेश्चन है,
पिंक सॉल्ट या रॉक सॉल्ट के बारे में, देखिए पिंक सॉल्ट या रॉक सॉल्ट डेफिनेटली बीपी में हेल्प कर सकता है, लेकिन एक याद रखिए ये जो लोना सॉल्ट होता है वगैरह, जो मतलब लो सोडियम सॉल्ट वगैरह होते हैं, तो एक याद रखिए इससे पोटेशियम बढ़ सकता है लोना जैसे सॉल्ट से। तो अगर आप किडनी पेशेंट है तो आपके डॉक्टर को पूछे बगैर मत यूज कीजिए, क्योंकि पोटेशियम बढ़ने से भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। प्रदीप अग्रवाल जी ने कहा कि अमित सर प्लीज शेयर योर क्लिनिक नंबर विद एवरीवन। काजल, देखिए मैं शॉर्ट में बताता हूँ अग्रवाल जी। डॉक्टर अमित संघवी फोर्टिस हॉस्पिटल में है, गोदरेज हॉस्पिटल में है, और उनका प्राइवेट क्लिनिक गोरेगांव ईस्ट में है। आप उनका नाम गूगल कर लेंगे तो मिल जाएगा। उनके क्लिनिक का नाम है 4 चेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेतन सनील जी का, आई एम अ डायबिटिक सिंस लास्ट 10 इयर्स विद सेटिस्फैक्टरी शुगर कंट्रोल। मेरा शुगर ठीक ठाक है, 10 साल से डायबिटीज है, ईसीजी करवाना चाहिए कि नहीं? और डेफिनेटली साल में कम से कम एक बार तो ईसीजी जरूरी करवाइए। भरत गांधी कल्याणी जी का क्वेश्चन है, 20 साल से डायबिटीज है, 3 स्टेंट लग चुके हैं 2012 में। फेब्रुवरी में डॉक्टर ने बुलाया था स्ट्रेस थैलियम करने के लिए, लेकिन मैं गई नहीं और अभी मुझको कोविड के वजह से जाने को डर लगता है, तो क्या करूं? आप रुक सकते हैं, कोविड खत्म होने के बाद अगले साल करा सकते हैं, बिकॉज वो स्ट्रेस थैलियम, क्योंकि आपने 3 स्टेंट्स डाले हैं तो आपके डॉक्टर को कोई रिस्क नहीं लेना है। इसके लिए उन्होंने एक स्ट्रेस थैलियम स्ट्रेस टेस्ट जैसा है, आप उसमें समझ में आता है कि कोई नए ब्लॉकेजेस आए कि नहीं। तो आप रुक सकते हैं, क्योंकि आपको अभी कोई तकलीफ नहीं है, आप और 2-3 महीने रुक के बाद में करा सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं अमित सर से पूछना चाहूंगा कि अभी कोविड में काफी पेशेंट्स को ब्लड थिनर्स दे रहे हैं, तो स्पेशली आप सभी लोग जो सुन रहे हैं वो डायबिटिक पेशेंट है, तो ये बात जरूर ध्यान से सुनिए कि अगर आपको कोविड हो जाता है तो आपके जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर है उनके साथ जरूर डिस्कस कीजिए कि आपको एस्पिरिन या ब्लड थिनर इंजेक्शंस या ब्लड थिनिंग मेडिसिन चालू करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स को क्लॉट होने के टेंडेंसी ज्यादा होते हैं। और कोविड में आपने देखा होगा ज्यादातर मृत्यु जो हो रहे हैं वो क्लॉटिंग के वजह से या लंग पर अटैक होने की वजह से, जिसको साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं, उसके वजह से। अमित सर से मेरा क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से डायबिटिक पेशेंट है जिनमें ब्लड थिनर या जैसे हम एनओएसी कहते हैं, या फिर डैबिगेट्रॉन जैसे ड्रग है, या फिर लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन जैसे क्लेक्सन वगैरह जैसे इंजेक्शन, तो ये कैसे पेशेंट्स में हम देते हैं? क्या ये प्री डायबिटिक पेशेंट में भी देने चाहिए? क्या ये डायबिटीज नहीं होने वाले पेशेंट्स में भी देने चाहिए? किस किस में ये सारे प्रकार की थेरेपी देनी चाहिए कोविड हो जाता है तो, और क्यों देनी चाहिए, वो बताइए थोड़ा सा। तो कोविड में, जैसे आपने बताया, सर ने बताया, कोविड में काफ़ी हद तक जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो आइदर लंग इन्वॉल्वमेंट, जिसको साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं, उसकी वजह से होते हैं, या फिर एक्सेसिव ब्लड क्लॉटिंग उसकी वजह से होते हैं। वन ऑफ द मार्कर्स ऑफ एक्सेसिव ब्लड क्लॉटिंग, जिससे हमें समझ में आता है कि शरीर में आपके क्लॉटिंग हो रहा है कि नहीं, वो है डी डाइमर। तो जनरली आजकल का जो कोविड प्रोटोकॉल है, जो कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, हर पेशेंट जब कोविड पॉजिटिव डायग्नोस होता है तो उनका वो डी डाइमर करते हैं। अगर आपका डी डाइमर एकदम नॉर्मल है इनिशियल स्टेज में, तो फिर आपको इमीडिएटली ब्लड थिनिंग इंजेक्शन या गोलियों की जरूरत नहीं है। अगर आपका डी डाइमर थोड़ा सा ज्यादा आता है, बॉर्डरलाइन हाई, तो हम उनको सब थेरापेटिक यानी मिनिमल प्रोफिलैक्टिक डोज में इंजेक्शन चालू करते हैं। और अगर आपका डी डाइमर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे 800 1000 हो जाता है, तो उसको फुल थेरापेटिक डोज यानी जो इंजेक्शन होते हैं ब्लड थिनिंग का, वो देते हैं जब तक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है। एक बार पेशेंट घर पे भेज देते हैं तो हम लो मॉलिक्यूलर हेपेरिन नहीं देते हैं, बिकॉज बहुत ही मुश्किल है 2 बार अपने आप में इंजेक्शन देना। तो उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं गोलियों में। और कौन सी गोलियां देते हैं, जैसे सर ने बताया, NOACs, NOACs जिसको हम बोलते हैं, वो गोलियां हम लोग चालू करते हैं। बी इट या वो डेबिगेट्रॉन हो सकता है, या फिर वो रिवरोक्साबैन हो सकता है, या फिर एपिक्साबैन हो सकता है। तो हर तीनों में से कोई भी गोली हम यूज कर सकते हैं। कोई भी गोली चालू करने के पहले पेशेंट का हम क्रिएटिनिन देखते हैं, बिकॉज क्रिएटिनिन लेवल, आपका किडनी का फंक्शन कितना है उसके हिसाब से ये गोलियों का डोज एडजस्ट होता है। किडनी फंक्शन देखते हैं और आपका डी डाइमर लेवल कितना है उसके ऊपर देखते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट सबका डी डाइमर अगर थोड़ा बहुत भी बड़ा है तो बाय डिफॉल्ट आजकल मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट, स्पेशली अगर आप डायबिटीज है, तो एटलीस्ट 2 से 3 हफ्ते के लिए NOACs या NOACs घर पे डिस्चार्ज करने का देते हैं। So this holds true for pre-diabetic और non-diabetic पेशेंट। आपको प्री डायबिटीज है या नॉन डायबिटीज है तो भी हम लोग ये
फॉलो करते हैं, लेकिन डायबिटिक पेशेंट में हम लोग थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव है, बिकॉज डायबिटिक पेशेंट में ऐसे भी क्लॉट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके लिए डायबिटिक पेशेंट्स में बिल्कुल रिस्क नहीं लेते हैं हम लोग, ये गोलियाँ ऑलमोस्ट एवरी डायबिटिक पेशेंट को देते हैं। और ये याद रखिए कि प्री डायबिटीज, जिसमें प्रॉपर शुगर बढ़ा नहीं है लेकिन डायबिटीज के पहले का स्टेज, ये स्टेज में भी क्लॉटिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर आप बॉर्डर लाइन डायबिटिक, जो आप पेशेंट लोग जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं या फिर डॉक्टर्स यूज करते हैं, प्री डायबिटिक, ऐसे पेशेंट्स को भी ब्लड थिनर अगर कोविड हो जाता है तो देने चाहिए। ये जरूर याद रखिए, और अगर आपके डॉक्टर ने नहीं दिए तो उनसे बात जरूर कीजिए, क्योंकि ये लाइफ सेविंग हो सकता है। लाइफ सेविंग हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस, बड़े कॉम्प्लिकेशन से आपको बचा सकता है, जैसे कि एक हार्ट अटैक या पैरालिसिस या फिर कोई बहुत से दूसरे कारणों से प्रॉब्लम से बचा सकता है आपको। दूसरा क्वेश्चन है, अल्कोहल कंजम्पशन डायबिटिक पेशेंट के लिए ठीक है क्या? इफ ओके, देन हाउ मेनी टाइम्स द ईयर एंड हाउ मच अल्कोहल अ डायबिटिक पेशेंट कैन कंज्यूम? देखिए, मैंने एक देखा है कि जो डॉक्टर पीते हैं वो कहते हैं थोड़ा बहुत पी लो। मैं पीता नहीं हूँ, मैं चाय भी नहीं पीता, कॉफी भी नहीं पीता, पानी और दूध छोड़ के कुछ नहीं पीता, तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ पेशेंट से। मैं आपको यही कहूंगा कि बिल्कुल भी मत पीजिए। लेकिन अगर आपको अगर आप टेक्स्ट बुक या डॉक्टरों की सलाह के हिसाब से अगर आप पिएंगे तो ज्यादा से ज्यादा 2 पैग, ज्यादा से ज्यादा हफ्ते में 2 बार। अमित सर को जो भी ऐड करना है आप सर ऐड कर दीजिए। नहीं नहीं, बराबर है। एक्चुअली मैं तो इतना भी नहीं बोलता, आई से 1.5 packs once a week, so moderate alcohol is about 2 packs a week, so not more than that, yeah. एंड सो बट अभी कैसा है, 2 पैक्स, अभी क्या है ना, पेशेंट बोलते हैं 2 पैक में 40% अल्कोहल है तो मैं 10 बियर पी सकता हूँ क्या? तो वैसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हम लोग। 2 पैक नहीं पीना है तो आप 10 बियर नहीं पी सकते, आप 1 बियर पी सकते हैं, बट बिकॉज बियर इज वेरी कैलोरी रिच। सो हम जब किडनी प्रॉब्लम्स के पेशेंट को जब बताते हैं कि पेन किलर नहीं खानी है, तो ऐसे ही मैंने एक पेशेंट को एस्प्रिन प्रिस्क्राइब कर दिया था। तो वो किडनी के पेशेंट थे। अभी पेशेंट ने जाकर गूगल किया कि एस्प्रिन एक पेन किलर भी है। तो पेशेंट मुझको आकर पूछते हैं, जो आपने एस्प्रिन दिया है वो तो पेन किलर है, तो आपने मुझको कैसे दिया, क्या मैंने लेना चाहिए कि नहीं? तो इसके बारे में अमित सर आंसर करेंगे। सो एक्चुअली एस्पिरिन पेन किलर है, एब्सोल्युटली है, लेकिन पेन किलर में जो पेन किलर की क्षमता के लिए जो डोज यूज करते हैं बहुत हाई डोज है। सो वी उसमें डोज इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 600 मिलीग्राम 3 to 4 टाइम्स अ डे। लेकिन जो हम लोग प्रोफिलेक्टिक डोज या थेरेपेटिक डोज है वो 75 या 150 मिलीग्राम के लिए। सो एस्पिरिन व्हेन यूज्ड एज अ ब्लड थिनर इज यूज्ड इन अ मच लेसर डोज एंड देन व्हेन इट इज यूज्ड एज अ पेन किलर। एक्चुअली आजकल देखे जाएगा तो एस्पिरिन को भी हम पेन किलर की तरह यूज ही नहीं करते, बिकॉज हमारे पास बहुत ज्यादा और गोलियां हैं जो ज्यादा सेफ है और वो ज्यादा इफेक्टिव है पेन कम करने के लिए। इसके लिए आजकल एटलीस्ट इंडिया में हम लोग एस्पिरिन को पेन किलर की तरह नहीं यूज करते, एक्सेप्ट very specific couple of situations, but otherwise हम लोग पेन किलर की तरह एस्पिरिन को नहीं यूज करते हैं। फिर भी मैं सभी से एक ही गुजारिश करूंगा कि पेन किलर जितने मेडिसिन अवेलेबल है, उसमें से वन ऑफ द मेडिसिन जो पेशेंट खुद ब खुद ले लेते हैं, डॉक्टर को पूछे बगैर या केमिस्ट के पास जाकर खुद ही खरीदते और खाते हैं, उसमें से सबसे टॉप लिस्ट पर विटामिन या पेन किलर आएंगे। अभी विटामिन का तो कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन पेन किलर्स किडनी प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, पेन किलर से हार्ट फेलियर हो सकता है, पेन किलर से फ्लूइड रिटेंशन हो सकता है, पेन किलर से कभी कभी इंटेस्टाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, अल्सर्स हो सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकता है, बहुत से इश्यूज हो सकते हैं। सो कोई भी ऐसी दवाई खुद से मत खाइए। एक सिंपल टिप रहेगा आपके लिए, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड क्यों कम करना चाहिए और इससे किस प्रकार से हार्ट का प्रॉब्लम होता है। तो कोलेस्ट्रॉल, हमें ये मालूम है कि जो हार्ट के नसों में जो ब्लॉकेजेस होते हैं उसका एक मुख्य कारण है कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिशन। तो कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, उसका मोटापा बढ़ जाता है और कभी कभी ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिशन इतना बढ़ जाता है कि हार्ट के नस को वो एकदम छोटा कर देता है। कभी कभी ये ना करके वो जो नस का जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिशन होता है, जिसको हम लोग प्लाक बोलते हैं, प्लाक, उसका कवरिंग बहुत पतला होता है और वो फट के वहाँ पे खून की गुठलियाँ जम सकती हैं और उसके वजह से आपको हार्ट अटैक आ सकता है। सो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिशन की वजह से ये सब प्रॉब्लम होते हैं। इसके लिए कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखना ज़रूरी है।
अगर आपको पहले हार्ट अटैक आ चुका है, आपको ब्रेन स्ट्रोक हो चुका है, या आपके पैर के नसों में ब्लॉकेजेस है, ऐसा कोई तकलीफ है, तो आपको कोलेस्ट्रॉल लेने जो गोली है वो हमें आपको परमानेंटली देनी पड़ती है, क्योंकि उसको लॉन्ग टर्म देने से हार्ट में वापस अटैक आने का चांस है, ज्यादा ब्लॉकेजेस बढ़ने का चांस कम हो जाता है। अगर आपको कभी हार्ट प्रॉब्लम हुआ ही नहीं है, आपको कोई ब्रेन स्ट्रोक नहीं हुआ है, आपको किडनी प्रॉब्लम नहीं है, आपको कुछ नहीं है, सिर्फ डायबिटीज है और आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तो फिर आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने की गोली, या आपको सपोज डायबिटीज नहीं भी है और आपका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा ज्यादा है, तो कोलेस्ट्रॉल कम करने की गोली लेने से कितना फायदा होगा ये नक्की आपके डॉक्टर करते हैं। अगर उनको लगता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल रिस्क फैक्टर, आपके जो रिस्क फैक्टर्स है उससे जब कोरिलेट करके उनको लगता है कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, तो ही गोली देते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल बॉर्डरलाइन हाई है, जैसे कि अपर लिमिट एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का 100-110 है और आपका 120-130 है, लेकिन आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम कोलेस्ट्रॉल को देने की गोली नहीं देते हैं। हम सिर्फ आपको लाइफस्टाइल चेंज, खाना पीना ध्यान रखिए, आप एक्सरसाइज करिए, ये बताते हैं। बिकॉज हमें ये भी मालूम है कि जो कोलेस्ट्रॉल लेने की गोलियां हैं उसको लंबे अरसे तक खाने से आपको डायबिटीज होने का चांसेस थोड़ा बढ़ जाता है। इसलिए अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो वो कोलेस्ट्रॉल कम करने की गोलियां तभी देते हैं जब एब्सोल्युटली एसेंशियल होती है, नहीं तो हाँ जनरली आपको बाकी की सलाह हम लोग देते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल की गोली खाने से नुकसान होता है तो हमको कभी नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं है। जो भी हमारे पास साइंटिफिक डेटा है, जो भी ट्रायल्स है, वो ये बताते हैं कि अगर आपको पहले हार्ट का प्रॉब्लम, स्ट्रोक, पेरिफेरल वास्कुलर ऐसा कुछ हुआ है या किडनी प्रॉब्लम है, तो आपको डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल की गोली लेनी है। अगर आपको डायबिटीज है और आपका कोलेस्ट्रॉल काफी ज्यादा है तो आपको डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल की गोली लेनी है, बिकॉज इससे फायदा ही फायदा है, नुकसान कुछ नहीं। लेकिन आप यंग पेशेंट है, आपको बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना डायबिटीज है, ना बीपी है, ना कुछ नहीं, तो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तो उससे कोलेस्ट्रॉल कम करने से आपको आगे चल के हार्ट अटैक नहीं होगा। इसका जो डेटा हमारे पास बहुत कम है। इसके लिए ऐसे कंडीशन में हम बाकी सब टेस्ट कराते हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं, वो सब कराने के बाद, पेशेंट का प्रोफाइल देखने के बाद ही नक्की करते हैं। और मैं बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हूँ, सो एक्चुअली आई वुड always advise patients to change their lifestyle before I start them on cholesterol lowering tablets. इसमें और एक एक्सटेंशन में करना चाहूंगा, देखिए डायबिटिक पेशेंट्स में सिनेरियो अलग हो सकता है। मैक्सिमम डायबिटिक पेशेंट्स को कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग पिल इसलिए देनी पड़ती है क्योंकि उनमें हार्ट अटैक प्लाक रप्चर के वजह से होता है। जैसे कि सर ने बताया प्लाक होता है, देखिए ज्यादातर लोगों को क्या लगता है, ये आपकी ब्लड वेसल्स है, इसमें ब्लॉकेज होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा और धीरे धीरे करते करते वो वेसल बंद हो जाती है और तभी हार्ट अटैक आता है। तो ज्यादातर अटैक ऐसे नहीं आते हैं, ज्यादातर अटैक प्लाक रप्चर के वजह से आता है। तो प्लाक रप्चर क्या होता है, ये आपकी रक्त नलिका है, मेन रक्त धमनी है, इसके अंदर एक प्लाक होता है बॉर्डर पे, मतलब जहां पर चर्बी जमा है और अचानक से किसी कारण वो फट जाती है और कुछ ही मिनटों में पूरा वेसल ब्लॉक होके हार्ट अटैक आ सकता है। इनफैक्ट बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि 6 महीने पहले मेरा एंजियोग्राफी हुआ था, एंजियोग्राफी एब्सोल्युटली नॉर्मल था, सारी की सारी रक्त धमनियां बिल्कुल क्लियर है और मुझको भी इतना सीवियर हार्ट अटैक कैसे आ गया। सर क्या इसके बारे में बता पाएंगे कि मेरा एंजियोग्राफी एब्सोल्युटली नॉर्मल था और मुझको अभी हार्ट अटैक कैसे आ गया? तो ये प्लाक रप्चर और इसके बारे में कुछ बता पाएंगे? ये एक मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट्सएप पे एक मैसेज बहुत घूमता है, घूम रहा है कुछ साल से, अभी भी घूमता है, बीच बीच में सीजन के हिसाब से घूमता रहता है। तो उसमें कहा गया है कि कोलेस्ट्रॉल एकदम सेफ है, कोलेस्ट्रॉल से कुछ नहीं होता है, आप अगर ऐसे फूड खाएंगे जिसमें कोलेस्ट्रॉल है तो आपको कुछ भी नहीं होगा। इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को गाइड करेंगे ताकि उनके जो गलत फहमियां हैं वो दूर होगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पहले लेता हूँ कि आपका एंजियोग्राफी 6 महीने पहले नॉर्मल था और अभी मैसिव हार्ट अटैक आया है। ये हो सकता है बिकॉज एंजियोग्राफी में हमें तभी ब्लॉकेजेस दिखते हैं जब वो ब्लॉकेजेस थोड़े बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर आपका सिर्फ एक छोटा सा प्लाक है, यानी चर्बी थोड़ी सी जम गई है अंदर और छोटा सा प्लाक जो क्रिएट किया है, वो एंजियोग्राफी पे नहीं दिखते बिकॉज वो फ्लो लिमिटिंग नहीं होते, तो वो नॉर्मल एंजियोग्राफी में नहीं दिखते। हाँ, एंजियोग्राफी पे हम देख सकते हैं अगर मैं एंजियोग्राफी करता हूँ और एक यंत्र होता है जिसको हम ओसीटी या फिर आईवस बोलते हैं, वो क्या करता है, वो यंत्र नस को अंदर की तरफ से देखता है। जब एंजियोग्राफी करते हैं हम सिर्फ डाई देते हैं, वो नस काला हो जाता है, जहाँ काला है वो नॉर्मल है, जहाँ सफेद है वहाँ ब्लॉकेज है, ऐसा हम समझते हैं।
लेकिन ये जो यंत्र है वो अंदर डाल के हम अंदर से नस देख सकते हैं और उसमें हमको क्लियरली समझता है कि कहाँ प्लाक है, कहाँ ब्लॉकेजेस है। लेकिन ये बहुत महंगा है और हर एंजियोग्राफी में ये करने की जरूरत नहीं है, करने से कोई फायदा नहीं, इसलिए हम लोग नहीं करते हैं। तो जो छोटे ब्लॉक होते हैं 10%, 15%, ये ब्लॉक जो हमको नॉर्मल एंजियोग्राफी में दिखते नहीं है, ये ब्लॉक ऑलमोस्ट 20 से 25% पेशेंट्स में फट सकते हैं। और ये फटने की वजह से, जैसे सर ने बताया, वहाँ पे खून की गुठलियां जम जाती है और वो जमने की वजह से पूरा नस ब्लॉक हो जाता है और आपको हार्ट अटैक आता है। अगर ये खून की गुठलियां हम निकाल देते हैं या इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी के वक्त वो पूरी सक कर लेते हैं, या फिर खून पतला करने का जो इंजेक्शन है जिसको हम लोग थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी बोलते हैं, ये देते हैं, तो उससे खून की गुठलियां चली जाती है और ये ब्लॉक वापस 10% हो जाता है। और फिर कितने बार हमको ये स्टेन करने की जरूरत नहीं होता है। ऐसे मेरे 3-4 पेशेंट्स हैं, यंग पेशेंट जो 30-32 साल के थे, अक्यूट हार्ट अटैक में आए, एंजियोप्लास्टी के लिए हमने इमरजेंसी में लिया, सिर्फ खून की गुठलियां निकालने के बाद ब्लॉकेज सिर्फ 30-40% दिखा, तो हमने सिर्फ ब्लड थिनिंग गोली पे रख दिया पेशेंट को, स्टेन की जरूरत नहीं पड़ी और पेशेंट ठीक है। तो ऐसा हो सकता है 15-20% पेशेंट्स में, इनफैक्ट नॉट 15-20, ऑलमोस्ट 30-40% पेशेंट में ऐसा बोलते हैं कि 50% प्लाक के नीचे वाला प्लाक फट के आपको अटैक आ सकता है। सो ये हो सकता है, बट ये अगर आपका एंजियोग्राफी 6 महीने पहले हुआ है और अगर आपको 6 महीने बाद ये अटैक आता है तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। ये 6 महीने में कुछ तो चेंज हुआ है, या तो आपका डाइट चेंज हो गया या फिर आपको कोई स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया। बिकॉज हमें मालूम है कि वन ऑफ द कॉमन प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स इन द सेंस कि ऐसा जो आपको आपको माउंटेन के टिप ओवर कर दे, ऐसे जो है वो है एक्सेसिव सडन फिजिकल एक्टिविटी, एक्सेसिव मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, सडनली you go through a lot of stress. All this can release substances in the body which can increase the risk of plaque rupture. तो ये प्लाक को फटने का रिस्क बढ़ा सकता है। तो ऐसा कुछ तो हुआ होगा, अदरवाइज जनरली ऐसा नहीं होता कि 6 महीने पहले एंजियोग्राफी हो गई और अभी आपको ये। सो सेकंड व्हाट वाज योर सेकंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन? सॉरी, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन घूम रहा है हाँ, कोलेस्ट्रॉल, कंज्यूमिंग फूड, ऐसा फूड खाएंगे जिसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, उससे भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं है, तो कोलेस्ट्रॉल वाले फूड खाना सेफ होता है। देखिए कोई भी हम लोग कुछ भी मॉडरेशन में कर रहे हैं ना, तो वो सब सेफ है। आप अगर 6 महीने में एक बार एक पीस केक खाते हैं तो इवन डायबिटिक पेशेंट के लिए वो सेफ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको अगर हम रोज करेंगे तो फिर तकलीफ देगा। तो हाई फैटी फूड स्टफ, स्पेशली जिसमें सैचुरेटेड फैट्स बोलते हैं, वो अगर ज्यादा खाते हैं तो डेफिनेटली आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा। और ये तो क्लियर है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है तो आपका हार्ट रिस्क या हार्ट अटैक आने का चांसेस या ब्लॉकेजेस होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो ऐसे में कोलेस्ट्रॉल कम करना है। तो ऐसा ये बहुत गलत होगा बोलना कि आप कुछ भी खा लो आपका कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं बढ़ेगा। इनफैक्ट मेरे पास ऐसे दो तीन नहीं, काफी एग्जांपल्स है, बट 2-3 ग्लैरिंग एग्जांपल्स है जिनको सिर्फ डाइट पे उनका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और गोली पे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को 220 से 80 तक लेके आ गए और अभी वो पेशेंट गोली भी बंद कर दी हमने और उनका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 100 का है सिर्फ डाइट पे। सो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी खाएंगे तो चलेगा। डेफिनेटली आपको डाइट पर ध्यान रखना है, आपको एक्सरसाइज करना है, ये सब तो करना है। तो वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे अगर हम लोग बहुत कुछ बिलीव करेंगे, बीच में एक वीडियो भी घूम रहा था, स्टेंट की जरूरत नहीं है, वो कुछ तो मशीन डालते हैं सब ब्लॉक निकल जाता है। और कभी जेजे के नाम पे से घूम रहा था, कभी लीलावती के नाम पे घूम रहा था, कभी नानावती के नाम पे घूम रहा था, हर हॉस्पिटल के नाम पे घूम चुका है, बट वो मशीन इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है और वो ब्लॉक नहीं निकालता है, वो हार्ट अटैक में सिर्फ ब्लॉक निकलता है। तो अनफॉर्चुनेटली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इज अ प्रॉब्लम। दूसरा लॉट ऑफ मिसकॉन्सेप्शंस। एक मिनट और क्वेश्चंस लेता हूं। बोस मैडम का क्वेश्चन है, इनका क्वेश्चन था कि प्यूमा सॉल्ट खाना चाहिए कि नहीं, प्यूमा सॉल्ट। तो देखिए मैंने जैसे बताया, प्यूमा सॉल्ट नॉर्मल सॉल्ट से सोडियम की मात्रा कम होती है, लेकिन जैसे बताया कि ऐसे जितना आपको लगता है उतना बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं, समटाइम्स मे नॉट बी वर्थ द कॉस्ट इन एवरी पेशेंट। लेकिन अगर जैसे मैंने बताया लोना सॉल्ट वगैरह स्पेशली, ये अगर आपका पोटेशियम ज्यादा रहता है तो मत खाइए, आपके डॉक्टर को पूछ के खाइए। हर एक पेशेंट के हिसाब से डिसीजन लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, I was diagnosed with arterial blockage on my right thigh area 2 years ago with a bit of pain on my right calf. मुझको इकोस्प्रिन और क्लोपिटैप दिए गए। जस्ट वांटेड टू नो कि कितने टाइम तक ये दवाइयां चालू रखनी पड़ेगी। 8 महीने से कोई दर्द नहीं है।
तो अगर आपको दर्द नहीं है तो आप आपके डॉक्टर, बिकॉज यू हैव टू गो बैक टू द डॉक्टर हु हैज ट्रीटेड यू, एंड मे बी अभी वो दो गोली चालू है आपको खून पतला करने की, क्लोपिटैप और इकोस्प्रिन, शायद दोनों में से एक गोली चालू रख सकते हैं। और अगर आपका सिम्टम नहीं आता है तो वही एक गोली आपको हमेशा खाना है। लेकिन अगर कम करने के बाद सिम्टम्स बढ़ जाता है तो फिर आपको शायद दोनों गोली खानी पड़ेगी, बिकॉज पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज इन द सेंस दैट ब्लॉकेज, लोअर लिम्ब के ब्लॉकेज और हार्ट के ब्लॉकेज में थोड़ा फर्क है, दोनों की ट्रीटमेंट में थोड़ा सा अंतर है। तो हार्ट का अगर ये ब्लॉकेज होता तो जनरली अगर आपको स्टेंट नहीं डाला है, कुछ नहीं डाला है और आप सिम्टम फ्री है तो 1 साल बाद हम बंद कर देते हैं। लेकिन पेरिफेरल ब्लॉकेज में थोड़ा ज़्यादा टाइम तक देते हैं, तो आप आपके डॉक्टर से मिलिए, शायद वो कम करके एक गोली पे रखते हैं आप। स्पेशली अगर आपको डायबिटीज है तो आपको और ज्यादा एग्रेसिवली ट्रीट करते हैं, ये याद रखिए। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है कि मेरा HbA1c 6.6 है, मेरा TMT पॉजिटिव है, क्या मैं जॉगिंग कर सकता हूँ, और मेरा टोटल कोलेस्ट्रॉल 70 है। अगर आप टीएम, अभी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, अभी फोरम पे आंसर करना मुश्किल है। लेकिन अगर आपका टीएमटी पॉजिटिव है तो एक्चुअली उसमें बहुत कुछ चीज़ें हम लोग देखते हैं। आपका टीएमटी पॉजिटिव कब हुआ, कितने मिनट पे हुआ, आपका टीएमटी पूरा एक्सरसाइज खत्म होने के बाद रिकवरी में पॉजिटिव हुआ या पहले पॉजिटिव हुआ, आपका अगर पॉजिटिव हो गया तो रिकवरी कितने टाइम में हो गया, 1 मिनट में हो गया, 3 मिनट। तो ये सब डिसीजन लेने के बाद ही हम बता सकते हैं कि आप जॉगिंग कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन अगर आपका टीएमटी पॉजिटिव है और अगर आपको कोई सिम्टम्स भी नहीं है तो मेरे हिसाब से इमीडिएटली जॉगिंग नहीं करना चाहिए, आपने वॉकिंग करना चाहिए। और टीएमटी पॉजिटिव का जो कारण है, जैसे कि ब्लॉकेज है क्या, उसका शोध निकालना चाहिए। बिकॉज अगर आपको कोई सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज है और अगर आप एक्सेसिव फिजिकल एक्सर्शन करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इट कैन बी अ ट्रिगर फॉर प्लाक रप्चर, तो आपका वो प्लाक फट के आपको अटैक आने का रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। तो जब तक आप पूरी तरह से आपका डायग्नोसिस खत्म नहीं करते कि टीएमटी पॉजिटिव क्यों हुआ है, तब तक जॉगिंग नहीं करना चाहिए, वॉकिंग कर सकते हैं फॉर श्योर। एक पेशेंट का क्वेश्चन है कि डायबिटिक पेशेंट है, ऑर्गेनिक गुड़ खाना चाहिए कि नहीं। तो नहीं खाना चाहिए, शक्कर, गुड़ और मैदा नहीं खाना चाहिए। ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, कुछ भी हो, नहीं खाना चाहिए। वंस इन अ ब्लू मून खा लिया तो ठीक है। अभी हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे हार्ट फेलियर पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बहुत से डायबिटिक पेशेंट्स को हार्ट फेलियर है, उनको पता ही नहीं है। देखिए, सिंपल लक्षण होते हैं, चलने पर सांस फूलना, छाती में दुखना यूजुअली नहीं होता, कभी हो भी सकता है, लेकिन यूजुअली चलने पर सांस फूलना, पैरों पे सूजन आना, थकावट लगते रहना, ये सारे लक्षण होते हैं। तो इसको, ये यूजुअली हार्ट फेलियर में होता है। और आगे आगे जैसे बढ़ता है, वैसे आप जब लेटते हैं रात को नींद के सोने के लिए, जब आप लेटते हैं तो आपको सांस फूलने लगती है, स्पेशली सुबह 3-4 बजे। और आपको लिटरली कुर्सी में बैठकर पूरी रात निकालनी पड़ती है। और ये सारी चीजों को हार्ट फेलियर के लक्षण बोल सकते हैं। और हार्ट फेलियर, देखिए, लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत सी दूसरी बीमारियां डेंजरस लगती है, जैसे किसी को कह दो कैंसर है तो लोग एकदम से डर जाते हैं। अगर मुझको पूछा जाए कैंसर और हार्ट फेलियर में ज्यादा डेंजरस क्या है, तो बहुत से कैंसर के मुकाबले, मैं सारे कैंसर नहीं कह रहा, बहुत से कैंसर के मुकाबले हार्ट फेलियर, सिरोसिस ऑफ लीवर, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज जो फेफड़े की होती है, ये सारी बीमारियां भी उतनी ही डेंजरस है या उससे ऑलमोस्ट, कभी कभी तो उससे ज्यादा डेंजरस है। तो ये सारी चीजों पे जो हम नेग्लेक्ट करते हैं वो नेग्लेक्ट नहीं होना चाहिए। हार्ट फेलियर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिंपल चीज जैसे पानी कम पीना और नमक लिमिट में खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में थोड़ा सा अमित सर हमको बताएंगे। और आई थिंक इसके बाद में हम एंड करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम 6:30 होने को आ गए हैं। तो हार्ट फेलियर, अभी हार्ट फेलियर ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है एक्चुअली, इसको 2-3 मिनट में कवर करना बहुत ही नहीं, मुश्किल है। आप आराम बट से डिटेल में कवर कीजिए सर। नहीं, सो या तो नो, आई विल जस्ट कवर द बेसिक्स, बिकॉज वो हार्ट फेलियर तो हम लोग सो हम लोग को ये समझना चाहिए हार्ट फेलियर क्या होता है। हार्ट फेलियर तभी होता है जब आप, आपका जो हृदय है, आपका जो हार्ट है, वो जितना आपका बॉडी का रिक्वायरमेंट है उतने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है बेसिकली। सो इफ योर हार्ट कैन नॉट कम pump adequate blood for as far to cover all the requirements of all the organs in the body, then
दैट इज डेफिनेशन ऑफ हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर तभी होता है जब हृदय की क्षमता कम हो जाती है ना। ये क्षमता एक्चुअली कम हो सकती है या रिलेटिवली कम हो सकती है। एक्चुअली कम होना यानी आपका हार्ट फंक्शन एक्चुअली कम है और आपका दिल जो है वो नॉर्मली, अगर हम लोग पंपिंग देखते हैं हार्ट का, तो अगर हार्ट ऐसे पंप कर रहा है, आपका हार्ट सिर्फ इतना पंप कर रहा है। तो अगर आपकी हार्ट की मसल की क्षमता कम हो गई है, उसको हम लोग एक्चुअली हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बोलते हैं। इसमें आपका हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी कम है और इसके लिए हार्ट ब्लड नहीं पहुंचा रहा। दूसरा है कि रिलेटिव हार्ट फंक्शन अबनॉर्मेलिटी होता है, जिसमें हार्ट जितना ब्लड चाहिए, हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी वैसे नॉर्मल है, हार्ट इतना ही पंप करता है, लेकिन आपके शरीर का रिक्वायरमेंट यदि ज्यादा है, क्योंकि आपको और कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपका हीमोग्लोबिन कम है, आपको थायराइड प्रॉब्लम है, या आप ऐसा कोई प्रॉब्लम है जिसके वजह से आपका रिक्वायरमेंट इतना ज्यादा है कि हार्ट वो रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा है, या फिर आपका हार्ट पंप जरूर कर रहा है लेकिन आपका हार्ट इतना स्टिफ है कि उसके अंदर जो खून आता है वो कम आता है। तो जब आपका हार्ट में खून सपोज अभी नॉर्मली, फॉर एग्जांपल अगर आपको 200 ml ब्लड आता है और आपका हार्ट हर टाइम 150 ml ब्लड बाहर भेजता है, तो ये अगर ये नॉर्मल है, जो हार्ट फंक्शन विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन, जिससे क्षमता कम हो जाती है, वो क्या कहते हैं, आपका 200 ml ब्लड तो आता है लेकिन वो बाहर सिर्फ 100 ml या 80 ml भेजता है। उल्टा हार्ट फंक्शन विद रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन, जिसमें हार्ट की क्षमता रिलेटिवली कम हुई, उसमें क्या होता है, आपका हार्ट में जो ब्लड आता ही 100 ml है, उसमें से वो 80 ml बाहर भेजता है, ऐसा है। सो ये दोनों चीजों के लक्षण ऑलमोस्ट सिमिलर है। आपको सांस फूल सकती है, आपको पैर में सूजन आ सकता है, जैसे सर ने बताया, आप अगर रात को लेटते हैं तो बहुत सांस फूल सकती है, आपको चोकिंग सेंसेशन लग सकता है, आपको उठ के बैठना पड़ सकता है, और जैसे ही आप उठ के बैठते हैं 15-20 मिनट में आप रिलैक्स हो जाते हैं और आप वापस सो सकते हैं। आपकी काम करने की क्षमता कम हो सकती है, आप चलेंगे तो आपको आपको बहुत थकान महसूस होता है, आप बिल्कुल चल नहीं पाते, आप नॉर्मल काम नहीं कर पाते। ये सब लक्षण होते हैं हार्ट फेलियर के। अभी सबसे पहले जब आपको ये सब लक्षण है तो ऑफकोर्स आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपके सब रिपोर्ट्स करेंगे और वो रिपोर्ट के हिसाब से आपको बताएंगे कि आपको क्या बीमारी है, और अगर हार्ट फेलियर है तो किस तरह का हार्ट फेलियर है, क्षमता कम होने की वजह से या रिलेटिवली क्षमता कम हो गई है उसके वजह से। और उसमें हमारे पास ब्लड टेस्ट होते हैं, हम ईसीजी करते हैं, सम मार्कर्स बोलते हैं, बायो मार्कर्स, जैसे कि एंटी प्रो बीएनपी या बीएनपी लेवल्स करते हैं, जिसमें हमको समझ में आता है कि रिलेटिवली आपका हार्ट का प्रेशर कितना बड़ा है, और वो मार्कर्स के हिसाब से भी हम बता सकते हैं कि आपका रिस्क कितना है कि आपको 2-3 दिन में हॉस्पिटलाइजेशन लगेगा, या अगर आपने ट्रीटमेंट एडिक्वेटली नहीं किया तो, या और अगर ये मार्कर्स घड़ी घड़ी करते हैं तो उसे बता सकते हैं कि आपका हार्ट का जो क्षमता है वो रिलेटिवली कितनी इंप्रूव हो रही है, ये भी हम लोग बता सकते हैं। तो ये सब मार्कर्स हैं। हम लोग ईसीजी करते हैं, 2D इको करते हैं, 2D इको के बिना कोई भी हार्ट फेलियर पेशेंट को हम लोग ट्रीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी, जिसको हम लोग इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं, जो आप ऑलमोस्ट सबका इको कभी ना कभी हुआ रहेगा, आप अगर इको रिपोर्ट खोलेंगे उसमें इजेक्शन फ्रैक्शन ईएफ लिखा रहेगा, 55, 60, 70%, ये सब लिखा रहेगा। तो वो क्षमता कितनी है उसके हिसाब से भी हम लोग पेशेंट को ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें कि सबसे पहले है कि प्रिवेंट करना हार्ट फेलियर को। तो अगर आपको डायबिटीज है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको किडनी की बीमारी है, तो ये सब रिस्क फैक्टर्स जो है उसको एडिक्वेट कंट्रोल करना चाहिए, दवाइयाँ बरोबर लेनी चाहिए, जो भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चेंज, जीवन शैली में जो परिवर्तन लाना है वो लाना है अपने को, और पानी कम पीना है। अगर आपको नमक कम खाने को बोला गया है तो नमक कम खाइए, एक्स्ट्रा सॉल्ट मत खाइए, ये सब ध्यान रखेंगे तो ये लक्षण आने के चांसेस कम होते हैं। अगर आपको एडवांस्ड हार्ट फेलियर है जिसमें आपकी पंपिंग कैपेसिटी बहुत कम है, तो जनरली हम आपको पानी बहुत कम पीने को बोलते हैं, 1 से 1.25 लीटर ही पीने को बोलते हैं, और हम आपको वेइंग स्केल खरीदने को बोलते हैं, जिसमें हम आपको रोज वेइंग वेट देखने को बोलते हैं। अगर आपका 1 किलो वजन 1 हफ्ते में बढ़ जाता है, उसका मतलब ये है कि आप हद से ज़्यादा पानी पी रहे हैं, और फिर उसको निकालने की जो दवाइयाँ होती हैं, लैसेक्स, डाइटोर एक्सेट्रा, वो हम लोग आपको बताते हैं और समझाते हैं कि ये कैसी लेनी है, और वैसे आप लेंगे तो हॉस्पिटलाइजेशन होने का रिस्क कम होता है। ऑफकोर्स एक
बहुत ही कॉमन इंडिकेशन, एक बहुत ही कॉमन कॉज जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफ हार्ट फेलियर, of low ejection fraction, especially in diabetics. Two important thing is, first is that कि आपको multiple blockage है. अगर हार्ट में 3 नसें होती है बड़ी, RCS, सर्कमफ्लेक्स और LAD, ये 3 बड़ी नसें होती है. अगर एक नस में ब्लॉकेज कम है तो आपको चलने में सांस फूलना, आपको सीने में दर्द, ये सब हो सकता है. लेकिन सपोज तीनों नसों में क्रिटिकल ब्लॉकेज है, 90% के मल्टीपल ब्लॉकेजेस है, तो फिर आपका हार्ट कमजोर हो सकता है, बिकॉज हार्ट कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो हार्ट काम कर करके थक के वो कमजोर हो सकता है. ऐसे सिचुएशन में अगर हम आपका एंजियोग्राफी करते हैं और अगर आप बाईपास करवाते हैं तो आपका हार्ट फंक्शन वापस से पूरी तरह से नॉर्मल हो सकता है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है ऑफ लो हार्ट फंक्शन इन पेशेंट्स हु आर डायबिटिक. अगर आपको डायबिटीज है तो हार्ट फंक्शन कम है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट या आपके डायबिटोलॉजिस्ट के पास भी जाएंगे, तो आपको गोलियां देंगे, आपको स्टेबल करेंगे और उसके बाद बोलेंगे कि अभी एंजियोग्राफी करा लीजिए, ये डायग्नोज करने के लिए कि आपको बड़े नसों की बीमारी है या छोटे नसों की बीमारी. अगर बड़े नसों की बीमारी है तो उसका इलाज सिंपल है, बाईपास एंजियोप्लास्टी करा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे. छोटी नसों की बीमारी के लिए अनफॉर्चुनेटली दवाइयां छोड़ के हमारे पास और कुछ नहीं है, तो हम आपको जनरली दवाइयां देंगे. ऐसी दवाइयां आई हैं अभी हार्ट फेलियर में जिससे आपका पंपिंग कैपेसिटी भी थोड़ा बढ़ सकता है आगे चल के, और आपका जो हॉस्पिटलाइजेशन है या जान को जो खतरा होता है हार्ट फेलियर से वो कम हो सकता है. मोस्ट इम्पोर्टेंट इज आप ये समझना चाहिए कि जैसे सर ने बताया, हार्ट फेलियर ये अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी हम आज से 30-40 साल पहले आप देखेंगे तो एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडियन पॉपुलेशन वाज क्लोज टू 60-62 ईयर्स. अभी वो बढ़ के 70 ईयर्स हो चुका है. तो हम में से हर एक आदमी मिनिमम 70 साल तक तो जिएगा अप्रोक्सीमेटली. तो आगे चल के और 10 साल में ये 72-73 हो जाएगा. तो जैसे हमारा एज बढ़ेगा, ये सब रिस्क फैक्टर्स, ये लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ने के चांसेस है और आगे चल के हार्ट फेलियर होने के चांसेस है. ऑल्सो जैसे सर ने बताया, बहुत सारे कैंसर जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है या अदर टाइप्स ऑफ कैंसर, दे आर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली क्योरेबल एंड देयर डेथ रेट्स, यानी जान को खतरा बहुत कम होता है उससे. बट हार्ट फेलियर जो है वो ऐसी बीमारी है जिसमें अगर आपको हार्ट फेलियर डायग्नोस हुआ है तो अगले 5 साल में आपके जान को खतरा 50% तक है. तो आपको हम अगर दवाई नहीं देते हैं तो 100 में से 50 लोग की मृत्यु हो सकती है एट द एंड ऑफ 5 years. सो दिस इज वेरी हाई इन एनी मेडिकल साइंस में. अगर 50% मॉर्टेलिटी हम लोग बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा हाई है, इतना एक्सेप्टेबल नहीं है. इसके लिए ये जो कंडीशन है इसको हमें जल्दी डायग्नोसिस करना है और इसका जो भी प्रिकॉशंस है या जो भी हम लोग को दवाइयाँ देनी है या जो भी आगे करना है उसको अग्रेसिवली ट्रीटमेंट. जाते जाते मैं यही इम्पोर्टेंटली कहना चाहूंगा कि जो डॉक्टर्स आपको एडवाइस देते, छोटे छोटे टिप्स देते हैं कि पेन किलर्स मत खाइए, अपना वेट बार बार देखिए, कि सडन वेट गेन है तो आपके बॉडी में पानी रिटेन हो रहा है, एक्सरसाइज कीजिए, डाइट कीजिए, दवा बराबर से लीजिए, दारू मत लीजिए. ज्यादातर लोग दारू के फेवर में होते हैं, दवाई के अगेंस्ट. सो ये सारे छोटे छोटे टिप्स प्लीज फॉलो कीजिए. हम बहुत मेहनत करके एक पेशेंट का क्रिएटिनिन 1.4 से 1.2 पर लेके आते हैं 1 साल के ट्रीटमेंट के बाद में. पेशेंट एक गलत गोली खा लेता है, सीधा वो 2.5 हो जाता है. इतना फ्रस्ट्रेशन आता है कि 1 साल से जो पेशेंट पर मेहनत कर रहे थे वो एक गोली की वजह से सब डिस्टर्ब हो गया. तो ये छोटी छोटी टिप्स जो आपके डॉक्टर्स बताते हैं, आपको जो प्रिंट आउट्स दिए जाते हैं क्लिनिक में, उसको प्लीज पढ़िए. मैं देखता हूँ बहुत से पेशेंट की फाइल में जो हमने कुछ रीडिंग मटेरियल वगैरह दिया है वो 5 साल के बाद में भी वैसे का वैसा, नए का नया होता है. प्लीज ऐसा मत कीजिए, उसको पढ़िए. तो ये सब ये छोटी छोटी टिप्स थी जो हमने देनी चाहिए. आई अंडरस्टैंड बहुत से क्वेश्चंस बाकी हैं और बहुत से क्वेश्चन आंसर भी नहीं हो सकते, लेकिन हम ऐसे और प्रोग्राम करेंगे. अगले महीने में हमारा प्रोग्राम है डायबिटीज एंड किडनी पे, जिसमें हमने डॉक्टर अनूप चौधरी, जो नानावटी हॉस्पिटल के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के, और मेरे फ्रेंड भी है, उनको बुलाया है. और आगे चल के हम ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स करेंगे. बताइए कि आपको टॉपिक्स, बताइए कि आपको किसमें इंटरेस्टेड है. आप डॉक्टर असिस्टेंट हेल्पलाइन नंबर जो 9595115582 है, इस पर सजेशंस भेज सकते हैं. हम आगे चल के कुछ एक्सरसाइज वगैरह, योगा वगैरह पे भी प्रोग्राम करने वाले, कुछ मेंटल रिलैक्सेशन पे प्रोग्राम करने वाले, आगे चल के कुछ साइकियाट्रिस्ट को भी इन्वॉल्व करने वाले, ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स करने के सोच रहे हैं. लेकिन अगर आपको एडवाइस करेंगे, आपके सजेशंस देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा.
with this, I am ending the session and I am requesting Kajal to take over. Kajal. Yes, sir. So, coming to the end of today's episode, I would like to thank our eminent speakers, Dr. Amit Sanghvi sir और Dr. प्रदीप गाडगे सर, जिन्होंने काफी सिंपल वे में और डिटेल में सारे ही पेशेंट्स के क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश की है. तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड कोविड और डायबिटीज के बारे में ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, ये वाला एपिसोड भी हम यूट्यूब पे अपलोड करने वाले हैं जल्दी. सो जो भी पेशेंट्स मिस कर दिया या फिर लॉग इन नहीं कर पाए, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी एपिसोड देख सकते हैं. और इसी के साथ आई वुड लाइक टू गिव अ स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर प्रदीप गाडगे सर, जिनकी हमें हमेशा से ये कोशिश रही है कि पेशेंट को जितना एडुकेट कर सके और जितना अवेयरनेस क्रिएट कर सके उतना हो सके. एंड लास्टली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे सारे ही पार्टिसिपेंट्स, हमारे पेशेंट्स जिन्होंने ये वेबिनार और इंटरेस्टिंग बनाए उनके क्वेश्चंस के वजह से. सो थैंक यू एवरीवन. और हम जल्द ही हमारे अगले एपिसोड के साथ आने वाले हैं. सो और अलग अलग टॉपिक्स पे. सो टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी. थैंक यू सो मच.